यस, ओके, सवाल हो गए तो आई डोंट थिंक कि कोई डिस्कस करने का मीनिंग है उन चीजों को। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टैटिस्टिक्स वगैरह ये सब में। सो रिग्रेशन हो या फिर कोरिलेशन हो, सिंपल मीन मीडियन मोड हो, तो क्वेश्चंस में कोई परेशानी आपको आई नहीं होगी फिर। या वही न्यूमेरिकल मेथड। तो न्यूमेरिकल मेथड में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, पहले तो वो चीज बात हो जाए। तो लास्ट लेक्चर में आई थिंक मैंने बोला था रूट्स ऑफ इक्वेशन पहले फिनिश करेंगे, लेकिन जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन हम लोग पहले न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कवर करने वाले हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा शॉर्ट ट्रिक मैं यूज करूंगा। सो इसलिए मैंने इस चैप्टर को अभी इंक्लूड किया है। ठीक है, सो ध्यान में रखना, बस मेथड जो सिखा रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करना। ठीक है, सो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन वाले चैप्टर्स में 4 मेथड हैं जिनको अपने को पढ़ना है। फर्स्ट वन ट्रेपेजॉइडल रूल, सेकंड वन सिम्पसन्स 1/3, थर्ड वन सिम्पसन्स 3/8 एंड फोर्थ वन रेक्टेंगुलर रूल। कितने नंबर का आता है कोई भरोसा नहीं है मेरे भाई। कभी 3 मार्क का भी पूछ दे, कभी 0 मार्क का पूछे, कोई भरोसा नहीं है। गेट में क्वेश्चंस पूछने का कोई भरोसा नहीं है। लोग बोलते हैं लीनियर अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछता है, हाँ पूछता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है और इससे श्योरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछता है, हाँ हमेशा प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन कुछ ऐसे ईयर भी हुए हैं जिसमें एक भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं दिखा है। सो गेट में 10 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और उन 10 क्वेश्चन में आप कहाँ से क्या निकाल सकते हो कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई गारंटी नहीं। इसलिए सबको पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि अपना कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट बनाकर ऐसा रखें कि एग्जाम्स में बाकी लोगों से पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। एनी आइडिया अबाउट ट्रेपेजॉइडल रूल? किसी को कुछ पता है ट्रेपेजॉइडल रूल का, ट्रेपेजॉइडल मेथड का कुछ आइडिया? कॉलेज में तो सुने होंगे, H/3 फार्मूला ओनली। ओके ठीक है, चलो फार्मूला पता है, चलो इतना है, फार्मूला पता है। पहले हम लोग बेसिक फिनिश कर रहे हैं यहाँ पर कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन होता क्या है। ठीक है, सो जैसे कि आपको यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना के रख रखा है। यहाँ पर ये जो पाथ फॉलो करती हुई आपको दिख रही है, इस पाथ एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है जिसको मैंने y = f(x) नाम दिया है। अगर मैं इस पाथ का एरिया इंक्लोज्ड पूछूं बिटवीन x एक्सिस एंड x = a एंड x = b, तो ये एरिया अगर मुझे निकालना हो, ये कंप्लीट एरिया मुझे निकालना हो, तो मुझे एक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा a to b f(x) dx। इसे इंटीग्रेशन करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी, उस वैल्यू को ही हम लोग बोलेंगे एरिया इंक्लोज्ड बाय द कर्व y = f(x) एंड x = a, x = b एंड x एक्सिस के बीच ये एरिया कहलाएगा। मैं एरिया वर्ड यहाँ पर क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि सर यहाँ पर जो कर्व दिए गए हैं ना, ये कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर है और एक्स एक्सिस के ऊपर होने के कारण ये जो वैल्यूज निकल कर आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है और ये एग्जैक्टली इंटीग्रेशन और एरिया दोनों इक्वल इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कर्व कुछ ऐसा बना दूं, कर्व में कुछ ऐसा बना दूं और मैं इंटीग्रेशन a to b के लिए करूं, तो सर ये साइन एक्स वाला कर्व अगर मैं ले लूं और इसको मैं 0 to 2 पाई बोल दूं, तो इंटीग्रेशन जब मैं 0 to 2 पाई के लिए साइन एक्स का करूंगा, तो सर साइन एक्स का इंटीग्रेशन करने पे ये 0 आएगा, क्योंकि ये इक्वल एरिया ऊपर में भी है और उतने ही एरिया नीचे में भी, ये दोनों को एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेते हैं। लेकिन अगर सिर्फ एरिया पूछा होगा, तो हमने आपको कैलकुलस में ही बताया था कि अगर एरिया पूछा है तो मैं उस पॉइंट पे ब्रेक करके ये एरिया निकालूंगा और ये एरिया निकालूंगा, दोनों का मैग्नीट्यूड ले लूंगा और सम ऑफ द एरिया टोटल एरिया हो जाएगी, मॉड लेकर एरिया फाइंड आउट करेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको कैलकुलस में भी डिस्कस किए। अब है सर कि इंटीग्रेशन करना तो आसान होता है, बिल्कुल आसान होता है इंटीग्रेशन करना। देखो, अगर मैं कुछ ऐसे इंटीग्रेशन करूं 0 to 1 x² dx, तो आप बताएंगे ये वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? ये इंटीग्रेशन के, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी? सर x² का इंटीग्रेशन करेंगे, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ by 3
0 to 1 लिमिट है, अपर लिमिट पुट किया 1/3, लोअर लिमिट पुट किया 0, फाइनल आंसर इज 1/3। ये जो मेथड सॉल्व करने का, इंटीग्रेशन का मेथड जो ये है, इसे हम लोग बोला करेंगे दिस इज एनालिटिकल मेथड। ये जो मेथड है दैट इज द एनालिटिकल मेथड, है ना। ये एनालिटिकल मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। और एनालिटिकल मेथड के इंटीग्रेशन से जो वैल्यू आएगी हम उसको इन जनरल कैपिटल आई से डिनोट कर रहे होंगे, और ये जो वैल्यू निकल कर आएगी हम इसको ऑलवेज बोला करेंगे एनालिटिकल वैल्यू। एनालिटिकल वैल्यू बोला करेंगे, है ना। ये जो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है दैट इज एनालिटिकल मेथड, एंड इनसे जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आई से डिनोट करेंगे, एनालिटिकल वैल्यू बोला करेंगे उस इंटीग्रेशन में। उसी तरीके से अगर मैं आपसे कुछ ऐसे बोल दूं कि 0 to पाई इंटीग्रेशन करना है सर साइन एक्स अपॉन एक्स dx, ये इंटीग्रेशन करना है, क्या आप इस इंटीग्रेशन को कर सकते हो? सोचो, क्या ये इंटीग्रेशन करना पॉसिबल है? चाहे मेथड बाई पार्ट्स लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, किसी भी तरीके से सॉल्व करना चाहो, क्या ये सॉल्व करना पॉसिबल है? नहीं सर, अगर ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना एनालिटिकल मेथड से पॉसिबल नहीं है, अगर एनालिटिकल मेथड से पॉसिबल नहीं है, एक तो चीज है कि कुछ लोग रिजिड हो जाते हैं, नहीं सर मैं तो सॉल्व कर लूंगा, वो क्या बोलते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि साइन एक्स अपॉन एक्स है ना सर, साइन एक्स का एक्सपेंशन लिख लो, एक्स का एक्स से उसको डिवाइड कर लो, तो साइन एक्स के एक्सपेंशन से एक्स को डिवाइड करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स रेज टू 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस अप टू सो ऐसा दिखेगा। और इसको दिखने के बाद सर हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, लिमिट पुट करेंगे, आंसर आएगा। तो सर क्या वो एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा होगा? कुछ ना कुछ तो अप्रोक्सीमेशन ही दे रहा है ना, ये कुछ ना कुछ तो अप्रोक्सीमेशन ही दे रहा है ना। ये फैक्टोरियल 5 होंगे यहाँ पे, यस दिस विल बी फैक्टोरियल 5। ये अप्रोक्सीमेशन ही दे रहा होगा, क्योंकि हमने तो सर सारे टर्म्स को इंक्लूड ही नहीं किया। जब सारे टर्म्स को इंक्लूड नहीं कर पा रहे तो हम लोग अप्रोक्सीमेशन ही बोले। तो उसी अप्रोक्सीमेशन वाले अप्रोच में हमें बहुत सारे अप्रोच पढ़ने हैं, उनमें से कुछ अप्रोच के नाम ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स रूल वगैरह ये सब है। तो उन्हीं को समझना है कि उनको यूज करने के लिए हमें एक्चुअल में क्या क्या एक्स्ट्रा लर्न करने की जरूरत है। अब हमारा फोकस होना चाहिए कि सर हमें इस एरिया को कैलकुलेट करना है, तो इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए ये जो पॉइंट स्टार्ट वाला पॉइंट है इसका नाम मैंने एक्स नॉट रख लिया, और ये जो लास्ट वाला पॉइंट है बी इसका नाम मैंने एक्स एन रख लिया। और मैंने पूरे इंटरवल जो दिए हुए हैं, इंटरवल का साइज कोई मुझे बताएगा व्हाट विल बी द इंटरवल साइज? इंटरवल का साइज कितना होगा बी और ए के टर्म में बता दो। ये इंटरवल का साइज कितना है, मतलब लेंथ कितना है? नहीं समझ में आया। बी माइनस ए, सर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है ए, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है बी, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा सर, बी माइनस ए हो जाएगा। अब इस पूरे इंटरवल को मैंने आपको बोला कि n इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लो। मैंने इस पूरे इंटरवल को n इक्वल पार्ट में डिवाइड करने की बात की है, तो मैंने ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना स्टार्ट किया, n इक्वल पार्ट में डिवाइड करना स्टार्ट किया। तो एक एक इंटरवल का साइज कितना बनेगा, इस इंटरवल की साइज कितनी बनेगी बताइए। अगर पूरे इंटरवल को n इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं तो ईच इंटरवल का साइज कितना बनेगा? सर इंटरवल का साइज बन जाएगा b माइनस ए अपॉन एन, है ना, b माइनस ए अपॉन एन। और इसी को हम लोग डिनोट किया करेंगे h से, इसको डिनोट किया करेंगे h से। h जो है इसको हम लोग बोला करेंगे सर दिस इज नथिंग बट स्टेप साइज, ये स्टेप साइज है। और n क्या है, नंबर ऑफ इक्वल इंटरवल, नंबर ऑफ इंटरवल विथ इक्वल साइज, या नंबर ऑफ इंटरवल ही लिख लो अभी आप, नंबर ऑफ इंटरवल। ध्यान में रखेंगे ये जो इंटरवल है वो इक्वल लेंथ का इंटरवल है, उसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। नॉन इक्वल इंटरवल रहेगा तो कैसे करना है हम वो आगे सीखेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं। अब मैंने बोला कि सर मुझे x1 को कैलकुलेट करना है a के टर्म्स में और h के टर्म्स में, ये सभी h हैं। अगर मुझे x1 कैलकुलेट करना है x0 के टर्म्स में या a के टर्म्स में, मैं कैसे लिखूं?
सर x नॉट में अगर मैं h को ऐड कर दूं तो क्या मुझे x1 मिलेगा? ये वाला पॉइंट है जिसको मैंने x नॉट बोला, इस x नॉट में h ऐड कर दिया, x1 मिलेगा। उसी तरीके से अगर मुझे x2 कैलकुलेट करना है तो मैं बोलूंगा कि सर x नॉट में 2 टाइम्स h ऐड कर लो, 2 टाइम्स h ऐड कर लो, आपको x2 मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं xn पे वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो मैं लिखूंगा x नॉट प्लस एन एच। 1 था 1 टाइम एच, 2 था 2 टाइम एच, तो n है तो m टाइम एच। तो अगर मुझे इस b को डेट इज xn को x नॉट एंड h के टर्म्स में लिखना हो तो मैं इसके थ्रू लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये सर फंक्शन है, ये है फंक्शन, और ये जो फंक्शन है ना y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस फंक्शन के बारे में मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि सपोज मुझे वैल्यू निकालनी हो x3 पे, इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है। अगर x3 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है ये निकालनी रहे तो हम फंक्शन में डायरेक्टली x3 पुट कर लेंगे, फंक्शन में डायरेक्टली x3 पुट कर लेंगे, और ये जो वैल्यू निकल कर आएगी हम उसको डिनोट किया करेंगे y3 से। x3 पुट कर रहे हैं तो जो वैल्यू निकल कर आ रही है हम उसको डिनोट कर रहे हैं y3 से। सो वही टर्म्स मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर फंक्शन में xn सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो जो वैल्यू मुझे मिलेगी उसको डिनोट किया करेंगे yn से, उसको डिनोट किया करेंगे yn से। क्लियर हुआ? सो सिंपल मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर से, आई क्या है भाई? एनालिटिकल वैल्यू, एनालिटिकल वैल्यू है ना। एनालिटिकल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? मेथड ऑफ इंटीग्रेशन से, मेथड बाय इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की जो वैल्यू, जो एक्चुअल इंटीग्रेशन का जो मेथड होता है उससे सॉल्व करेंगे, वो आई देगा। अब एक नया टर्म हम डिनोट कर रहे हैं जे, जे इन जनरल हम लोग डिनोट करेंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू को, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। जो भी मेथड हम लोग यूज कर रहे होंगे वो मेथड का नाम लिख लेंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू बाय न्यूमेरिकल मेथड। अगर ट्रेपेजॉइडल रूल यूज कर रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू बाय ट्रेपेजॉइडल रूल, न्यूमेरिकल मेथड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। तो पूरे कॉन्सेप्ट का बेस यही है, इसी बेस से हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जनरेट होगा कि दिए हुए इंटरवल को मैं n इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लूंगा और n इक्वल पार्ट का मैं एरिया कैलकुलेट करूंगा, ईच इक्वल पार्ट का मैं एरिया कैलकुलेट करूंगा, सबको ऐड करूंगा, और ऐड करने के बाद जो वैल्यू निकल कर आएगी वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एनालिटिकल हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब हम लोग आते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल पे। ट्रेपेजॉइडल रूल पे फार्मूला के अलावा काफी कुछ कॉन्सेप्ट है ट्रेपेजॉइडल रूल में जो हमें क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो सिंह सर कोई फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इसको मुझे इंटीग्रेट करने हैं किसी इंटरवल a टू b में, किसी इंटरवल a टू b में इस फंक्शन को मुझे इंटीग्रेट करना है। मुझे एक्चुअल इंटीग्रेशन नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है, तो मैं अप्रोक्सीमेशन वाला रूल यूज कर रहा हूँ, एंड उस रूल का नाम मैंने यहाँ पर ट्रेपेजॉइडल रूल रखा है। जो इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट है उसको हम एक्स नॉट बोलेंगे, जो अपर लिमिट है हम उसको ऑलवेज एक्स एन बोला करेंगे। पूरे इंटरवल को मैंने n इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, ये सारे स्टेप साइज h वाले बन गए, ये सारे h वाले स्टेप साइज n इक्वल पार्ट में मैंने डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब ट्रेपेजॉइडल रूल में क्या करना होता है वो चीज समझिए। देखिए एक्चुअल पाथ जो है ना, यहाँ पर पहले एक्चुअल पाथ को देखो कि फंक्शन का एक्चुअल पाथ क्या है। ये जो रेड कलर से मैंने आपको दिखाया है दैट इज द एक्चुअल पाथ ऑफ द इंटीग्रेशन। इस कर्व के नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर एंड ए एंड बी के बीच में जितना एरिया निकल कर आएगा वो इस इंटीग्रेशन की एनालिटिकल वैल्यू होगी। ट्रेपेजॉइडल रूल में हम क्या कर रहे हैं कि मैंने कोई भी दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स को लिया और इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिला लिया, उन दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिला लिया। अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि अगर मैंने x0 एंड x1 वाले दो कोऑर्डिनेट को उठाया और इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिला लिया तो मुझे यहाँ पर एक ऐसा शेप मिल रहा है, इस वाले शेप को ऑब्जर्व करो। इसी शेप को हम लोग ट्रेपेजॉइड बोला करते हैं, ऐसा जो शेप बनता है ना ट्रेपेजियम या ट्रेपेजॉइड ऐसा बोला करते हैं हम लोग इस शेप को, ट्रेपेजियम या ट्रेपेजॉइड। और इसी ट्रेपेजियम एंड ट्रेपेजॉइड के नेम के अकॉर्डिंग ही इसका, इस मेथड का नाम ट्रेपेजॉइडल रूल पड़ा है। इसकी विड्थ कितनी है?
h, है ना। क्या आप मुझे ये चीज समझा सकते हो कि अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x0, y0 हो तो ये वाली हाइट कितनी होगी? इस पॉइंट से x एक्सिस के ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये हाइट कितनी मिलेगी मुझे? y0, है ना। y0 मुझे हाइट मिल जाए। तो सेम कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि जो ट्रेपेजॉइड, इस एक वाले ट्रेपेजॉइड को मैंने यहाँ पर लाकर लिख दिया है। ये जो ट्रेपेजॉइड मैंने यहाँ पर बनाया है, उस ट्रेपेजॉइड का ये वाला लेंथ कितना होगा सर? उसके लिए मुझे फंक्शन में x0 पुट करना पड़ेगा। तो मुझे फंक्शन की वैल्यू f(x0) मिलेगी। यहाँ पर मुझे क्या बोलना पड़ेगा सर? y0 हो गया, ये y0 है। उसी तरीके से आप इसका वैल्यू बताओ कि कितना आएगा। इसकी वैल्यू क्या बोलोगे? नेक्स्ट लाइन क्या वैल्यू बोलोगे सर? दिस विल बी y1। अच्छा, ये जो ट्रेपेजॉइड मैंने यहाँ पर बनाया है, इस ट्रेपेजॉइड का एरिया कितना होगा? व्हाट विल बी एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजॉइड? इस ट्रेपेजॉइड का एरिया कितना? हाफ इंटू h times sum of sum of the length of parallel side. So h by 2 y0 plus y1, it will be the area of first. ये फर्स्ट एरिया हो गया। उसी तरीके से ये सेकेंड एरिया है, ये थर्ड एरिया है, तो ये nth एरिया बन जाएगा, ये nth एरिया बन जाएगा। हमें क्या करना है कि सर ऐसे जितने भी एरिया निकल कर आ रहे हैं, इन सभी एरिया को मुझे यहाँ पे लिख लेना है। तो मैंने बोला कि फर्स्ट एरिया जो निकल कर आया है, डेट इज h by 2 फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म y0 एंड y1। अगर मैं सेकेंड एरिया कैलकुलेट करूं, अगर मैं ये वाला एरिया कैलकुलेट करूं, तो उसमें ये वाला साइड इन्वॉल्व होगा और ये वाला साइड इन्वॉल्व होगा। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं? h by 2 y1 प्लस y2। थर्ड वाला एरिया अगर मैं कैलकुलेट करूं तो h by 2 y2 प्लस y3। ऐसे ही हम लास्ट तक चलते जा रहे हैं an तक। तो h by 2 yn माइनस 1 प्लस yn। ये समझ में आया सबको? ये समझ में आया सबको? यस। अब हमारा जो इंटीग्रेशन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बाय ट्रेपेजॉइडल मेथड आना चाहिए, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या निकल कर आएगा? मैं बोलूंगा सर इन सारे वैल्यूज को ऐड कर लो। सभी में h by 2 कॉमन है, तो मैंने यहाँ पर h by 2 लिख लिया। y0 सर ये कहीं पे रिपीट करता हुआ नहीं दिख रहा है, तो सिर्फ y0 लिखा, प्लस nth टर्म yn, ये भी कहीं पे रिपीट करता हुआ नहीं दिख रहा है, इसको भी मैंने yn लिख लिया। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 2 टाइम्स, ऑब्जर्व कीजिए सर y1 2 टाइम है, y2 2 टाइम है, ऐसे ही y3 अप टू yn माइनस 1, ये सभी 2 टाइम्स होंगे। सो y1 y3 प्लस अप टू प्लस yn माइनस 1। ये पूरे के पूरे टर्म्स जो निकल कर आ गए, ये एक फार्मूला दे दिया हमें, और दिस फार्मूला इज वेल नोन फॉर ट्रेपेजॉइडल रूल। ये ट्रेपेजॉइडल रूल का फार्मूला कहलाता है। ध्यान में आ गया आपको फार्मूला कैसे डिराइव हो गया? हमारा कॉन्सेप्ट ये था, इसका डिराइव करना नहीं, हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि हम इसमें क्या क्या चीजें यूज कर रहे हैं। हमने आपसे पूछा कि दो पॉइंट्स को मिलाने के लिए हम किस डिग्री के इक्वेशन का यूज कर रहे हैं। दो पॉइंट्स को मिलाने के लिए किस डिग्री के इक्वेशन का यूज कर रहे हैं? 1 डिग्री के इक्वेशन का यूज कर रहे हैं। अच्छा, चलो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने के लिए हमने किस डिग्री के इक्वेशन को यूज किया है? 0 डिग्री, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। इट मींस ट्रेपेजॉइडल रूल में जो इक्वेटिंग पॉलिनोमियल की डिग्री होती है वो अप टू 1 होती है। 1 डिग्री के पॉलिनोमियल का सिंपल सी चीज, स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं। किससे मिलाते हैं? स्ट्रेट लाइन से। अच्छा, इस फार्मूले को यूज करने के लिए, मुझे मिनिमम कितने इंटरवल लेना पड़ेगा? इस फार्मूले को अगर मुझे यूज करना है तो मुझे मिनिमम कितना इंटरवल लेना पड़ेगा? अरे मनोज क्या कर रहे हो, रुमना क्या कर रहे हो आप लोग?
चंद्र, वेरी गुड। चलो, अगर मैं बोलूं कि यही एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसके आगे सब भूल जाओ, तो क्या मैं ट्रेपेजॉइडल का फार्मूला लगा सकता हूँ? सर, दो पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट किया, इसके नीचे आ गया, एरिया मिल गया, हो गया ना खत्म। तो सर ट्रेपेजॉइडल रूल को यूज करने के लिए, ट्रेपेजॉइडल रूल को यूज करने के लिए मिनिमम एक इंटरवल भी रहेगा तो चलेगा, मिनिमम एक इंटरवल भी रहेगा ना तो चलेगा। देखो, y0 प्लस y1 आ जाएगा, एक ही इंटरवल लेकर तो डेराइवेशन किया था हमने, तो एक इंटरवल से ही तो सॉल्व हो जाएगा। तो ये बेसिक चीजें जो है वो अपने को ध्यान में रखनी है। अब अप्रोक्सीमेटिंग पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? सर, अप्रोक्सीमेटिंग पॉलिनोमियल इज ऑफ डिग्री अप टू 1 डिग्री तक के पॉलिनोमियल को हम अप्रोक्सीमेटिंग पॉलिनोमियल यहाँ पे ले रहे हैं, है ना। अप्रोक्सीमेटिंग पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें दो पॉइंट को मिलाने के लिए हम यूज में लेकर आ रहे हैं, है ना। तो आपने ऑब्जर्व किया कि स्ट्रेट लाइन भी है ax प्लस बी टाइप का, और आपने ऑब्जर्व किया हॉरिजॉन्टल लाइन भी है कांस्टेंट टाइप का। इसकी डिग्री 0, इसकी डिग्री 1, ध्यान में रहेगा। यस, आइए अब इस टर्म को समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर आपको डायग्राम भी बनाकर समझा दूंगा इन चीजों को। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है। दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है सर, तो हॉरिजॉन्टल लाइन किसका होता है? कांस्टेंट फंक्शन का होता है। ट्रेपेजॉइडल रूल अगर मुझे यूज करना है तो दो पॉइंट को मुझे स्ट्रेट लाइन से मिलाना पड़ेगा, दो पॉइंट को मुझे स्ट्रेट लाइन से मिलाना पड़ेगा। मैंने दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला लिया। दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिलाने के बाद उसके नीचे का जो एरिया कहलाएगा दैट विल बी द अप्रोक्सीमेट एरिया। अब आप मुझे बताओ कि क्या इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी के लिए क्या आपको एनालिटिकल वैल्यू और अप्रोक्सीमेट वैल्यू दोनों इक्वल दिख रही है? क्या दोनों इक्वल दिख रही है? यस, इट मीन्स किसी भी कांस्टेंट फंक्शन के लिए, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन के लिए ट्रेपेजॉइडल रूल कोई भी एरर नहीं देगा, कोई भी एरर नहीं देगा। ट्रेपेजॉइडल रूल कोई भी एरर नहीं देगा। अगेन, अगर मैं कुछ ऐसी काम करता हूँ कि एक फंक्शन मैंने ले लिया, दिस फंक्शन इज y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टाइप, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन है, और मैंने दो पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ही कनेक्ट किया है। अगर मैं स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट किया तो क्या मुझे कोई एरर मिलेगा? क्या कोई मुझे एरर मिलेगा? नहीं सर, दिस टाइम पे भी मुझे कोई एरर नहीं मिलेगा। इट मींस ट्रेपेजॉइडल रूल डू नॉट गिव एनी एरर फॉर लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन के लिए भी कोई एरर नहीं देगा, एक्स प्लस बी टाइप के फंक्शन के लिए भी कोई एरर नहीं देगा, कोई एरर नहीं देगा। इट मींस एनालिटिकल वैल्यू एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों को दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। कोई एरर ही नहीं मिल रहा है सर, तो दोनों वैल्यू क्या हो गई? इक्वल हो गई, है ना, दोनों वैल्यू इक्वल हो गई। थर्ड वाला देखिए, अगर मैं कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन ले लेता हूँ, सपोज मैंने ऐसा ले लिया y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का फंक्शन ले लिया। मैंने बोला इंटीग्रेशन ए टू बी के लिए करनी है, ए टू बी के लिए करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि एनालिटिकल वैल्यू कौन सी होगी। ये रह गई अपनी एनालिटिकल वैल्यू, ये हो गई अपनी एनालिटिकल वैल्यू, ये हो गई आई। येलो कलर जो है वो आई की वैल्यू है, समझ में आया? येलो कलर आई की वैल्यू जो मैंने लिखा है यहाँ पे, यस। तो येलो कलर से जो मिल रहा है मुझे वो आई मिल रहा है। अब सर मैंने इन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर लिया। इस स्ट्रेट लाइन के नीचे जो वैल्यूज मुझे मिल रही है, स्ट्रेट लाइन के नीचे जो एरिया मुझे मिल रहा है, जो वैल्यू मुझे मिल रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको क्या बोलेंगे सर? जो आपने ऐसे ऐसे लाइन से बनाया है वो क्या है? जे है। तो क्या दोनों वैल्यूज आपको इक्वल दिख रही है? क्या दोनों वैल्यूज आपको इक्वल दिख रही है? नहीं, यहाँ पर इक्वल नहीं है। मतलब हमने जो अभी तक कॉन्सेप्ट किया उस कॉन्सेप्ट से हमें इतना पता चला है कि अगर फंक्शन कांस्टेंट हो या ax प्लस बी टाइप का हो तो सर इन दोनों फंक्शन के लिए ट्रेपेजॉइडल रूल जो होगा वो कोई भी एरर नहीं देगा, डज नॉट गिव एनी एरर।
डज नॉट गिव एनी एरर, ये कोई भी एरर नहीं देता है, ये कोई भी एरर नहीं देता है। और इसके लिए i इज इक्वल टू क्या होगा, j होगा। इसके लिए i इज इक्वल टू क्या होगा, j होगा। ध्यान में रहेगा। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कि अगर सर एग्जाम में ऐसा कोई मुझे इंटीग्रेशन दे दे 0 to 10 2x + 3 dx एंड बोल दिया कि स्टेप साइज 1 रखना है, स्टेप साइज कितना रखना है, 1 रखना है। और मुझसे ये बोला गया कि स्टेप साइज 1 रखकर 0 to 10 में इंटीग्रेशन करो और मेथड जो यूज करना है दैट इज ट्रेपेजॉइडल रूल। मुझे ट्रेपेजॉइडल रूल को यूज करना है। तो ट्रेपेजॉइडल रूल को यूज करके मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अभी हमने पढ़ा कि सर ट्रेपेजॉइडल रूल में अगर फंक्शन लीनियर होता है तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू एंड एनालिटिकल वैल्यू दोनों सेम निकल कर आती है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बताओ कि इसको ट्रेपेजॉइडल रूल से सॉल्व करना आसान है या फिर एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करना आसान है। एनालिटिकल। तो सर मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लूंगा। मैं क्या करूंगा, 2x का इंटीग्रेशन x² एंड 3 का इंटीग्रेशन 3x 0 to 10 10 पुट किया सर 100 एंड 10 पुट किया 30, आंसर इज 130। आंसर इज 130। 0 पुट करोगे 0 हो जाएगा, आंसर 130। तो यही वैल्यू आपको ट्रेपेजॉइडल रूल से भी मिलने वाला है, दोनों सेम ही मिलेगी क्योंकि लीनियर फंक्शन के लिए j एंड i दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। दोनों इक्वल होंगे तो सर मुझे फार्मूला यूज करने में टाइम कंज्यूम होगा, मुझे टाइम बचाना है एग्जाम में, तो मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया, डायरेक्टली सॉल्व कर लिया। समझ में आया सबको इस कॉन्सेप्ट का यूज, इस कॉन्सेप्ट का यूज समझ में आ गया। यस। चलो अभी और आगे जाते हैं, कुछ और भी कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहाँ पर मैंने दो फंक्शंस रखे हैं आपके लिए। एक फंक्शन है ऐसा जो कि कनकेव अपवर्ड बोला जाता है, और एक फंक्शन है ऐसा जिसको कि कनकेव डाउनवर्ड यूज किया जाता है। सर व्हाई वी यूज न्यूमेरिकल मेथड इफ इंटीग्रेशन गिव देयर वैल्यू। स्टार्टिंग ही मैंने भाई वहीं से किया था, लेकिन ध्यान ही नहीं देते हो, बात को पकड़ते नहीं हो। क्या इस इंटीग्रेशन को करना पॉसिबल है, क्या इस इंटीग्रेशन को करना पॉसिबल है? नहीं, जहां पे इंटीग्रेशन को करना पॉसिबल नहीं होता है हम वहां पर न्यूमेरिकल मेथड का यूज करते हैं। हाउ एवर हमें क्यों पढ़ा जाता है छोटे छोटे फंक्शन, क्योंकि हमें जस्ट कॉन्सेप्ट लर्न करने, हमें ऐसा नहीं। लेकिन एक्चुअल में जब आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स पढ़ते हो या मैकेनिकल के वाइब्रेशन के इक्वेशंस वगैरह पढ़ते हो, सिविल में अगर कोई आपके पास पिलर है, उस पिलर में कितने वाइब्रेशन जनरेट हो रहे हैं, उस पिलर के वाइब्रेशन के इक्वेशंस को आप देखोगे तो वो इक्वेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर वाले कॉम्प्लेक्स नहीं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत होती है, मतलब पावर स्क्वायर रूट ये वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इसीलिए वैसे टाइम पे अगर मुझे इंटीग्रेशन वगैरह करना हो तो मैं न्यूमेरिकल मेथड का यूज करता हूँ, क्योंकि एक्चुअल इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इसलिए न्यूमेरिकल मेथड यूज करते हैं। अब मैंने यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ उसको ध्यान दे दो कि मैंने दो टाइप के फंक्शंस यहाँ पर कंसीडर किए, एक कनकेव अपवर्ड और एक कनकेव डाउनवर्ड। ओके, एक फंक्शन है f(x) जिसमें मुझे a to b इंटीग्रेट करना है। मैंने यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन डाल दिए हैं कि अपर लिमिट जो है वो लोअर लिमिट से बड़ी है। हम लोग जो भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट लर्न करने वाले हैं वो अपर लिमिट ग्रेटर देन लोअर लिमिट के लिए पढ़ने वाले हैं। आप मुझे बताएंगे कि a to b f(x) dx एंड b to a f(x) dx, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस टू। अगर मैं लोअर लिमिट अपर लिमिट को एक्सचेंज कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इट मीन्स अगर हमारे पास कभी भी ऐसा हो गया कि अपर लिमिट मुझे बड़ा दिख रहा है, अपर लिमिट छोटा दिख रहा है, लोअर लिमिट बड़ा दिख रहा है, मतलब इसका रिवर्स रिलेशन है, तो जो भी रिलेशन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं उन दोनों रिलेशन में भी ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव लगाने से इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। जैसे -3 इज लेस देन -2, अगर मैं इसमें निगेटिव लगा दूं तो मैं बोलूंगा 3 इज ग्रेटर देन 2,
है ना। तो जैसे ही मैं अपर लिमिट लोअर लिमिट को एक्सचेंज करके सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं बोलूंगा कि सर ये रिलेशन भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। अब यहाँ पे समझो, आप मुझे बताएंगे कि किसी भी फंक्शन को कनकेव अपवर्ड कब बोला जाता है। मैंने कैलकुलस में पढ़ाया है फंक्शन की कनकेविटी, कनकेव अपवर्ड कब होता है फंक्शन, कनकेव अपवर्ड कब होता है फंक्शन? नहीं, इंक्रीजिंग इज अ डिफरेंट थिंग। इंक्रीजिंग फंक्शन, देखो यहाँ से फंक्शन डिक्रीजिंग है और यहाँ से फंक्शन इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इज अ डिफरेंट थिंग, कनकेविटी इज अ डिफरेंट थिंग। कनकेव अपवर्ड कब बोलते थे, वो रिवीजन नहीं कर रहे हो मेरे भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर फंक्शन का डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो तो वैसे फंक्शन को मैं कनकेव अपवर्ड बोलूंगा, और वैसा फंक्शन जिसका डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 हो, हम उस फंक्शन को कनकेव डाउनवर्ड बोला करेंगे। तो कनकेव अपवर्ड एंड कनकेव डाउनवर्ड आपको पहचानना आ जाएगा। ग्राफ पता हो या ना हो, मैं फंक्शन का डबल डेरिवेटिव करके चेक कर सकता हूँ कि वो फंक्शन कनकेव अपवर्ड है या कनकेव डाउनवर्ड है। ये देखो, दिस फंक्शन इज कनकेव अपवर्ड, है ना, ये फंक्शन कनकेव अपवर्ड है। और कनकेव अपवर्ड में मैंने इंटीग्रेशन करना चाहा a टू b के लिए। जब मैं a टू b के लिए इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो ये वाली जो वैल्यू मुझे मिलेगी, दैट विल बी व्हाट, i और j। ये येलो कलर वाली वैल्यू क्या है, i और j, क्या है ये, दिस इज i। और अगर मैं इंटीग्रेशन में इस डॉटेड लाइन, ट्रेपेजॉइडल रिंग में दो पॉइंट को डॉटेड लाइन, दो पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करते हैं, इस स्ट्रेट लाइन के नीचे का टोटल एरिया फाइंड आउट करूं तो ये जो वैल्यूज निकल कर आएगी वो वैल्यूज क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यूज क्या हो जाएगी सर, ये वाली वैल्यू j हो जाएगी। अब मुझे बताओ कि i और j में से बड़ा कौन सा है, i और j में से बड़ा कौन सा है सर, j। j इज ग्रेटर देन i, j इज ग्रेटर देन i। देखो b जो है वो अपर लिमिट है और a जो है लोअर लिमिट है। b इज ग्रेटर देन a है, इसको फॉलो कर रहा है, b इज ग्रेटर देन a है, उसको फॉलो कर रहा है। अब इसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होता है या ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स को होता है। कहाँ पर कंफ्यूजन होता है वो चीजें भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, ठीक है, उसको भी समझ लीजिएगा। एक्स एक्सिस, दिस कर्व इज व्हाट, कनकेव अपवर्ड और डाउनवर्ड, ये अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, अपवर्ड है, अपवर्ड है। मुझे इंटीग्रेशन करना है a टू b के लिए, मुझे इंटीग्रेशन करना है a टू b के लिए। तो a टू b के लिए इंटीग्रेशन किया तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन जो आएगा वो ये वाला एरिया होगा। एक्चुअल वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ से मुझे मिलेगी, एक्चुअल वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन मुझे यहाँ से मिलेगी। जब मैं ट्रेपेजॉइडल रूल यूज करूंगा तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से मिला लूंगा। स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के बीच का जो एरिया होगा, स्ट्रेट लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का जो एरिया होगा वो हमें देगा कौन सी वैल्यू सर, वो देगा हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, आई और जे में क्या रिलेशन है, आई और जे में क्या रिलेशन है, आई इज ग्रेटर देन जे। लेकिन मैंने तो बोला है कि कनकेव अपवर्ड फंक्शन के लिए, मैंने तो ये बोला है कि कनकेव अपवर्ड फंक्शन के लिए जे इज ग्रेटर देन आई। सर यहाँ पे अब ऐसा क्यों नहीं दिख रहा है मुझे, यहाँ पे ऐसा क्यों दिख रहा है, बिकॉज मैंने ऑलवेज आपसे ये बात किया है कि इंटीग्रेशन इज नॉट द एरिया, इंटीग्रेशन इज व्हाट, इंटीग्रेशन इज व्हाट, अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया। इट मींस प्लस और माइनस दोनों कंसीडर करना पड़ेगा। तो आप ये जो देख रहे हो वो एरिया देख रहे हो, लेकिन हम किसको सॉल्व कर रहे हैं, हम तो इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं। और इंटीग्रेशन कैन बी नेगेटिव, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव बट इंटीग्रेशन कैन बी नेगेटिव। यहाँ पर जो वैल्यूज आपको दिख रही है वो एरिया वाइज ज्यादा दिख रहा है। मान लीजिए कि जो ग्रीन वाला से आपको दिखा था वो -3 है और जो आपको ब्राउन वाले से दिख रहा है वो -2 है। अब बताइए कि इन दोनों में से बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है, बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है,
है ना। -3 इज लेस देन -2, तो सर -2 क्या था, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, -3 क्या था, एनालिटिकल वैल्यू। तो वो निगेटिव साइन के कारण आपको ऐसा दिखता है, निगेटिव साइन के कारण आपको ऐसा ऑब्जर्व होता है। इंटीग्रेशन का मतलब एरिया नहीं होता है, मॉड लेते हैं तब एरिया निकल कर आता है। ये एक्स एक्सिस के नीचे है, इसलिए सर एक्स एक्सिस के नीचे होने के कारण नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव के कारण रिजल्ट क्या हो जाएंगे, सेम रहेंगे, है ना। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, किसी भी कनकेव अपवर्ड फंक्शन के लिए ये ऑलवेज फॉलो करेगा, चाहे वो एक्स एक्सिस के ऊपर हो चाहे वो एक्स एक्सिस के नीचे हो। इस वाले डायग्राम पे आ जाओ। इस वाले डायग्राम में भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन इज दिस वन, ये एक्चुअल वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन है। और अगर मैं जे की मैं बात करूं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू की मैं बात करूं, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या मिलेगा सर, अप्रोक्सीमेट वैल्यू इस लाइन के नीचे का जो पोर्शन है ना, ये वाला मुझे मिलेगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये वाला मिलेगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब सर इन दोनों में से बड़ा और छोटा पता करना हो, तो सर एनालिटिकल वैल्यू इज मोर देन अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एनालिटिकल वैल्यू इज मोर देन अप्रोक्सीमेट वैल्यू, है ना। क्लियर हुआ सबको। वही चीजें आपको यहाँ पे भी ऐसे दिखेगी, सर दिस इज कनकेव डाउनवर्ड। अगर मुझे इंटीग्रेशन ए टू बी के लिए करनी है, तो सर एक्चुअल वैल्यू जो मिलेगी मुझे, ये वाली एक्चुअल वैल्यू होगी, ये वाली एक्चुअल वैल्यू होगी, और डॉटेड लाइन से कनेक्ट करके ऊपर जाएंगे तो सर वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिखेगी। एक्स एक्सिस के नीचे होने कारण निगेटिव है, तो जो एक्चुअल में बड़ा दिख रहा है वो एक्चुअली क्या है, छोटा है। जो बड़ा दिख रहा है वो एक्चुअली क्या है, छोटा है। तो फिर से ये आपको क्या होगा, सेम रिजल्ट को फॉलो करेगा। ध्यान में रहेगा, आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है, कनकेव अपवर्ड जे इज ग्रेटर देन आई, कनकेव डाउनवर्ड जे इज लेस देन आई, जे इज लेस देन आई। हो जाएगा, हो जाएगा। यस। अब आते हैं कि सर इसमें एरर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखो, जब भी एग्जाम में आपसे ट्रेपेजॉइडल मेथड या किसी भी न्यूमेरिकल मेथड में एरर निकालने की बात किया हो, तो एरर का मतलब सिंपल होता है एनालिटिकल वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। जब भी हम एनालिटिकल वैल्यू में अप्रोक्सीमेट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे सर एरर का पता चल जाएगा। अगर मुझसे परसेंटेज एरर की बात कर रहा हो, तो परसेंटेज एरर की वैल्यू होगी एनालिटिकल वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू अपॉन एनालिटिकल वैल्यू टाइम्स 100। हम कभी भी एरर एनालिटिकल वैल्यू के रिस्पेक्ट में ही कैलकुलेट किया करते हैं, इसलिए एनालिटिकल माइनस अप्रोक्सीमेट अपॉन एनालिटिकल होगा, है ना, अपॉन एनालिटिकल होगा। तो ये हो गई एरर की बात। अब ये एक होता है कि सर ट्रंकेशन एरर, ट्रंकेशन एरर क्या होता है उसको समझते हैं अपन। कि देखो, है क्या कि मुझे एक इंटीग्रेशन करना है एक्स नॉट से लेकर एक्स नॉट प्लस एच तक, किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स का। कितने इंटरवल की बात हो रही है मेरे भैया, कितने इंटरवल की बात हो रही है, एक इंटरवल, ओके। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि मैं एजम्पशंस ले रहा हूं कि एक्स नॉट प्लस एच जो है, एक्स नॉट प्लस एच जो है वो किसी टी के इक्वल है या एच के इक्वल है। एक्स नॉट प्लस एच जो है वो कैपिटल एच या एच के इक्वल है। अगर मैं ऐसे लिखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, दोनों एच एच में लिखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, सो मैं इसको टी मान लेता हूँ, है ना। अब आप मुझे बताओगे कि यहाँ पे एच को मैं वेरिएबल लेता हूँ, एक्स नॉट को कांस्टेंट लेता हूँ, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि डी एच डी टी के इक्वल है, डी एच डी टी के इक्वल है। यस, ओके, चलो एक्स मान लो तो बेटर है, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एक्स है इसलिए एक्स मान लो तो बेटर है। तो मैं लिख लेता हूँ डी एच इक्वल टू डी एक्स। अब आप बताइए कि अगर x की वैल्यू लोअर लिमिट x नॉट के इक्वल हो तो h की वैल्यू किसके इक्वल होगी, x नॉट प्लस h इज x, dh इज dx। x की वैल्यू x नॉट है तो h की वैल्यू किसके इक्वल है, x की वैल्यू x नॉट है तो h की वैल्यू किसके इक्वल है,
0। ओके, अगर x की वैल्यू x0 प्लस h है तो h किसके इक्वल है? अगर x की वैल्यू x0 प्लस h लिखता हूं तो h किसके इक्वल है? सर दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएगा, इट मींस h तो h ही रह गया, h में तो कोई चेंजिंग नहीं आई। आप अगर x की वैल्यू x0 प्लस h लिखोगे तो सर दोनों तरफ आइडेंटिटी की तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा मतलब h तो h ही है। इट मींस इस इंटीग्रेशन को मुझे ऐसा लिख लेना चाहिए 0 to h f, x की जगह x0 प्लस h एंड dx की जगह dh। आपको पता है टेलर थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था पावर सीरीज वाले चैप्टर में, टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर मुझे इस फंक्शन का एक्सपेंशन लिखना हो किसी x नॉट के अकॉर्डिंग तो मैं लिखूंगा f x नॉट प्लस h f डैश x नॉट प्लस h स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू f डबल डैश x नॉट प्लस अप टू सो, ऐसे लिखूंगा, ऐसे मैं लिखूंगा। इसका मुझे क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पर क्या करना है? इंटीग्रेशन करना। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा h टाइम्स f x नॉट प्लस इसका इंटीग्रेशन h स्क्वायर बाई 2 f डैश x नॉट प्लस h क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश x नॉट f डबल डैश x नॉट f डबल डैश x नॉट अप टू सो, और इसमें लिमिट क्या पुट करना है? 0 टू h, ये लिमिट पुट करना है। ये लिमिट पुट करने के बावजूद भी जब लोअर लिमिट पुट करोगे तो पूरे टर्म 0 हो जाएंगे, अपर लिमिट पुट करोगे तो यही टर्म्स निकल कर आएगा, यही टर्म्स निकल कर आएगा। तो ये जो मैंने सॉल्व किया वो मेथड कहलाता है टेलर सीरीज मेथड। ये मेथड क्या कहलाता है? टेलर सीरीज मेथड। आपने जो ऑब्जर्व किया, हम लोगों ने ट्रेपेजॉइडल रूल में जो ऑब्जर्व किया वो इंटीग्रेशन की वैल्यू में h है या h स्क्वायर बाई 2 है, क्या है वहां पे? ये वाला टर्म ही तो बचा, बाकी सब क्या है? सर ये एक्स्ट्रा निकल कर आ रहे हैं, ये एक्स्ट्रा निकल कर आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं ना, एक्स्ट्रा निकल कर आ रहे हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा निकल कर आ रहे हैं हम उसको बोलते हैं एरर, हम उसको क्या बोलते हैं? एरर। तो ये एक स्टेप के लिए एरर होगा। अगर मैं सारे स्टेप के लिए एरर निकालूंगा, सारे स्टेप के लिए एरर निकालूंगा तो वो एरर कितना निकल कर आएगा हम ये कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान में रखना मैंने ये सब डेराइवेशन इतना कैलकुलेशन क्यों बताया, क्योंकि इंटरव्यू में अगर आपसे पूछेगा एरर मैक्स का फार्मूला बताओ तो आप फार्मूला तो बोल दोगे, उसके बाद वो पूछेगा ये आया कहाँ से, ये आया कहां से, तो आप बोलोगे बाई टेलर सीरीज मेथड। किससे बोलोगे? टेलर सीरीज मेथड से बोलोगे, है ना, टेलर सीरीज से आएगा, है ना, टेलर सीरीज से ये आता है। पूरा डेरिवेशन मेरे पास पड़ा है मेरे भाई, लेकिन मैं उतना ही एग्जाम में बताता हूँ जितना यूजफुल में है, सिर्फ उतना बताकर छोड़ देता हूँ कि कैसे है, अननेसेसरी बुक को भरना नहीं है, कहाँ से आया ये पता होना चाहिए, बस उतना काफी है। ओके, अब एरर मैक्स का जो फार्मूला है, डेट एरर मैक्स फार्मूला, मैक्सिमम एरर, इट मींस एरर इससे कम भी हो सकता है, कम हो सकता है, इट मींस मैं लिखूंगा मैक्सिमम एरर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू माइनस ऑफ बी माइनस ए अपॉन 12 अपॉन 12। इंटरव्यू में पूछते हैं, हाँ इंटरव्यू में तो पूछते हैं कि ये फार्मूला कहाँ से आया, पूछते हैं भाई ये इंटरव्यू में। माइनस ऑफ बी माइनस ए अपॉन 12 एच स्क्वायर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ डबल डैश सी। अब ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ डबल डैश तो मुझे पता चला, लेकिन ये सी क्या है? तो सी के बारे में मैं ये बता रहा हूँ कि सी इज अ पॉइंट इन बिटवीन ए टू बी, ए टू बी के बीच में ही वो एक पॉइंट है सी, और उस सी पॉइंट पे इस फंक्शन एफ डबल डैश की मैक्सिमम वैल्यू को मुझे कंसीडर करना है। आपको पता है किसी फंक्शन की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू किसी इंटरवल ए कॉमा बी में कैसे फाइंड आउट करते हैं? मैक्सिमम मिनिमम चैप्टर में पढ़ा है हमने ऐसा कुछ, कि किसी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू किसी इंटरवल में कैसे फाइंड आउट करते हैं? यस, तो वही चीज मुझे एफ डबल डैश फंक्शन जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू ए कॉमा बी के इंटरवल में चाहिए, और वो वैल्यूज मैं यहाँ पे लिखूंगा बी माइनस ए अपॉन 12 करूंगा, एच स्क्वायर से मल्टीपल करूंगा, और उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा कि मैक्सिमम एरर इससे कम होगा। ओके, अब यहाँ पर एरर का मतलब हम लोग एनालिटिकल माइनस अप्रोक्सीमेट लिखते हैं।
है ना। अगर मैं फंक्शन का डबल डेरिवेटिव, किन किन फंक्शन का डबल डेरिवेटिव जीरो होगा भाई, किन किन फंक्शन का डबल डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। फंक्शन अगर कांस्टेंट हो तो क्या डबल डेरिवेटिव जीरो होंगे, यस। फंक्शन अगर लीनियर हो तो क्या डबल डेरिवेटिव जीरो होंगे, यस। क्या इन दोनों फंक्शन के लिए i इज इक्वल टू जे था, मतलब कोई भी एरर नहीं दे रहा था, यस। तो एरर मैक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये फार्मूला से मुझे ये भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि अगर फंक्शन कांस्टेंट या लीनियर हो तो मेथड कोई भी एरर नहीं देता है, मेथड कोई भी एरर नहीं देता है। अब सर इस फार्मूले का यूज क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस फार्मूला। तो देखो इस फार्मूले का यूज जो होता है वो हम लोग फाइंड आउट करने के लिए करते हैं मैक्सिमम स्टेप साइज या फिर मिनिमम नंबर ऑफ इंटरवल फॉर अ गिवन एक्यूरेसी। ये जो एरर मैक्स लिखा हुआ है यही एक्यूरेसी है। जो भी एक्यूरेसी की वैल्यू दी हुई रहेगी वो हम यहाँ पे पुट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग एरर मैक्स के अकॉर्डिंग हम मैक्सिमम स्टेप साइज या मिनिमम नंबर ऑफ इंटरवल का कैलकुलेशन कर लेंगे। ओके, नॉट यूज फॉर फाइंडिंग एरर, इस फार्मूले का यूज हम एरर फाइंड आउट करने के लिए नहीं करेंगे। मैंने लिख दिया बकायदा, इस फार्मूले का यूज हम एरर फाइंड आउट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे इसका एरर फाइंड आउट करने के लिए। तो सर इस फार्मूले का यूज क्या, इस फार्मूले का यूज हमें ऑर्डर ऑफ एरर को फाइंड आउट करने में हो रहा है। मतलब सर कितनी डिग्री के आगे के टर्म्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं जो एरर में काउंटेबल हैं। तो देखो इसमें हमें यहाँ पर एच स्क्वायर दिख रहा है ना। इस फार्मूले को मैंने ऐसा अरेंज किया जिसको आपको याद रखने में आसानी हो। एच स्क्वायर मैंने जब डिराइवेशन किया था तो आपको याद है एच एफ डैश एक्स नॉट लिखा था प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स नॉट प्लस अप टू सो लिखा था। उसके बाद मैंने बोला था कि इसके आगे का सारा टर्म क्या होगा, इग्नोर करना पड़ेगा। इसके आगे का सारा टर्म क्या होगा, इग्नोर करना पड़ेगा। इसके आगे के सारे टर्म्स को अगर मुझे इग्नोर करने हैं, अगर मुझे इग्नोर करने हैं तो बचा हुआ टर्म कौन, कहां से कहां तक इग्नोर कर रहे हैं सर, एच स्क्वायर एंड उसके आगे के सारे टर्म्स को इग्नोर कर रहे हैं। तो जिस टर्म से स्टार्ट करके हम आगे के टर्म को इग्नोर करते हैं उसको हम डिनोट करते हैं बिग ओ के सिंबल से। कि सर हम बिग ओ एच स्क्वायर का मतलब हुआ कि ट्रेपेजॉइडल रूल को जब हम टेलर सीरीज मेथड से कंपेयर कर रहे हैं तो हम ट्रेपेजॉइडल रूल में सिर्फ इतना है, लेकिन आगे टेलर सीरीज में क्या है, ये पूरा टर्म है, हमने इसको इग्नोर किया, वही लिखा हुआ है कि बिग ओ एच स्क्वायर। तो ऑर्डर ऑफ एरर फॉर ट्रेपेजॉइडल मेथड इज बिग ओ एच स्क्वायर, बिग ओ एच स्क्वायर। ध्यान में रहेगा, ध्यान में रहेगा ऑर्डर ऑफ एरर। देखो इन सब पे प्रैक्टिस हो जाएगी अपनी, पहले तो कॉन्सेप्ट समझते चले जाते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे अपने आप ध्यान में आएगा सब। यस, अब आते हैं मैकेनिकल 2016 का क्वेश्चन है। भाई पेन नहीं चलाएगा जब तक कि मैं पेन चलाने के लिए ना बोलूं। क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और आंसर देना स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल गिव्स बेस्ट रिजल्ट फॉर अ सिंगल वेरिएबल फंक्शन व्हिच इज लीनियर, पैराबोलिक, लॉगरिथमिक, हाइपरबोलिक। सर लीनियर के लिए कोई भी एरर नहीं देगा, बाकी सबके लिए एरर देंगे, आंसर इज लीनियर। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये, मैं इसके ऊपर वापस आऊंगा। उसके पहले मुझे कुछ और समझाना है, पहले ये क्वेश्चन करेंगे पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का, पहले ये क्वेश्चन करेंगे पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का, ताकि हमें टर्म्स पता चले कि ट्रेपेजॉइडल का फार्मूला यूज कैसे करते हैं। एक इंटीग्रेशन करने के लिए बोला गया है 0 to 1 fx dx के लिए, मुझसे बोला है ट्रेपेजॉइडल मेथड का यूज करना है, ट्रेपेजॉइडल रूल का यूज करना है। तो ट्रेपेजॉइडल रूल के फार्मूला के अकॉर्डिंग, ट्रेपेजॉइडल रूल के फार्मूला के अकॉर्डिंग मुझे किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है फार्मूले में पुट करने के लिए। सर फार्मूला कुछ ऐसा स्टार्ट होता है h/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 2 इंटू रिमेनिंग टर्म, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म 2 इंटू रिमेनिंग टर्म। लेकिन मुझे सर स्टेप साइज तो चाहिए हो। क्वेश्चंस को कभी भी ट्रेपेजॉइडल रूल का फार्मूला लगाने से पहले ये जरूर चेक कर लेना कि क्या इन सभी का स्टेप साइज सेम है,
सेम है, अगर सेम है तो आंख बंद करके यूज कर लो, वरना स्प्लिट करना पड़ेगा। स्टेप साइज चेक करो, स्टेप साइज क्या इक्वल है, और अगर इक्वल है तो वो स्टेप साइज बताओ कितनी है। अगर सभी स्टेप साइज इक्वल है तो वो स्टेप साइज की वैल्यू बताओ कितनी है। यस इट इज इक्वल, एंड स्टेप साइज की वैल्यू जो निकल कर आ रही है वो 0.2 निकल कर आ रही है, स्टेप साइज की वैल्यू 0.2 है। अब मैं इंटीग्रेशन बोला गया 0 to 1 f of x dx को सॉल्व करने के लिए। अगर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करूं तो मैं लिखूंगा स्टेप साइज डिवाइडेड बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 2 into remaining term 1.24 plus 1.56 plus 1.96 plus 2.44, इन सबको ऐड करेंगे और आपका आंसर आ रहा है 1.84। ऐसे क्वेश्चन करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आप लोग को, क्योंकि ऐसे तो कहीं पे भी कोई भी पढ़ा रहा होगा तो ये तो तरीका बताया ही होगा आप लोग को सॉल्व करने का। यस है ना, ये तरीका तो बताया ही होगा सॉल्व करने का सबको, तो सबको ये चीजें पता होंगी। ठीक है, अब आते हैं अपन कि सर एक्चुअल में ट्रेपेजॉइडल का मेथड का क्वेश्चन अच्छा वाला कैसा बनता है। देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया गया, ये भी गेट का क्वेश्चन है, 2016 का ओल्ड क्वेश्चन है, सिविल मैकेनिकल ये सब में रिपीट करने के चांसेस बनते हैं। एक फंक्शन है जिसकी इंटीग्रेशन करने के लिए बोला है 0 to 4 fx dx, जो एक्चुअल इंटीग्रेशन है उसको नाम दिया है i। fx जो फंक्शन है वो पीस वाइज फंक्शन है, मतलब टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ फंक्शन। 0 to 2 के लिए वो x है, एंड 2 to 4 के लिए 4 minus x है। पहला p में मुझे बोला है कि I2 is the value of integral obtained by composite trapezoidal method। कंपोजिट मतलब एक से ज्यादा स्टेप इन्वॉल्व करते हैं तो हम लोग उस मेथड को बोलते हैं कंपोजिट मेथड, है ना। विथ 2 इक्वल सब इंटरवल, I2 के बारे में बोला कि मैं 2 इक्वल सब इंटरवल ले रहा हूं, तो बोला है कि I2 एग्जैक्ट होगा, चेक करेंगे। I3 के बारे में बोला है कि जब I3 लिख रहा हूं उसका मतलब हुआ फिर से कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल मेथड, लेकिन 3 इक्वल सब इंटरवल, यहाँ पे 2 बोला था और यहाँ पे 3 इक्वल सब इंटरवल बोल रहे हैं। इसमें बोला है I3 इज एग्जैक्ट, इसमें बोला है I2 इज एग्जैक्ट। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये होगा कि क्या ये फंक्शन जो दिया हुआ है, दिस फंक्शन इज लीनियर और नॉन लीनियर, दिस फंक्शन इज लीनियर और नॉन लीनियर। जहां उम्मीद रहती है ना कि स्टूडेंट कहाँ गलती करेंगे, एकदम एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे गलती निकल कर आती है, एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे गलती निकल कर आती है। वही लीनियर अलजेब्रा पढ़ाने का मतलब क्या हो गया अगर आप ऐसी ऐसी चीजों पे गलती करोगे तो। लीनियर फंक्शंस हम बोलते हैं ax प्लस बी को, ax प्लस बी को क्या बोलते हैं, लीनियर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं कुछ ऐसा फंक्शन बोल दूं कि f of x इज इक्वल टू मॉड x है, तो क्या ये लीनियर होगा, क्या ये लीनियर होगा। लीनियर फंक्शन क्या होता है, लीनियर फंक्शन हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से पता चलता है। अगर मैं कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं, वो दिए हुए फंक्शन को एग्जैक्टली वन पॉइंट पे अगर कट करता हो तो वो फंक्शन लीनियर फंक्शन होगा, वो फंक्शन लीनियर फंक्शन होगा, एग्जैक्टली वन पॉइंट। सर अगर मैं मॉड एक्स की मैं बात करूं तो क्या मॉड एक्स लीनियर फंक्शन है, नो, दिस इज नॉट अ लीनियर फंक्शन, दिस इज पीस वाइज लीनियर फंक्शन। ये पीस वाइज लीनियर फंक्शन है, माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू 0 एंड एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर ये फंक्शन x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए लीनियर है एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए लीनियर है, लेकिन अगर मैं कंबाइनली पूछूं कि x बिलोंग्स टू r के लिए क्या है, सर x बिलोंग्स टू r के लिए नॉन लीनियर होगा, x बिलोंग्स टू r के लिए क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। बिकॉज कि सर हम ऐसी इसमें फॉलो नहीं कर सकते। देखो लीनियर नॉन लीनियर चेक करने का क्या तरीका है कि अगर मैं f x1 प्लस x2 पुट करूं तो जो हमें वैल्यू मिलनी चाहिए वो f(x1) प्लस f(x2) के इक्वल मिलनी चाहिए। अगर ऐसा मिलता है तो हम लीनियर बोल सकते हैं। अगर मैं ऐसा बोल लूं कि मॉड ऑफ x1 प्लस x2,
क्या ये मुझे मॉड ऑफ x1 प्लस मॉड ऑफ x2 मिलेगा? क्या दोनों सेम होंगे? सर कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। ध्यान में रखिएगा, लीनियर फंक्शन एंड लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इनमें भी डिफरेंस होता है, इनमें भी डिफरेंस होता है। बहुत डेप्थ में चले जाओगे ना तो आपको पता चलेगा। जैसे ये वाला फंक्शन, अगर इस फंक्शन में एफ एक्स वन प्लस एक्स टू की मैं बात करूं तो ये क्या मिलेगा? सर ए एक्स वन प्लस ए एक्स टू प्लस बी मिलेगा। मिलेगा आपको? यहां से चेक करो। तो क्या ये लीनियर नहीं है? सर ग्राफिकल वे में तो ये लीनियर है, लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है क्या? आपको याद है जब मैंने लीनियर अलजेब्रा मैट्रिक्स वाला डिफिनीशन स्टार्ट किया था तो उसमें दो प्रॉपर्टी बताई थी, दो प्रॉपर्टी बताई थी, एक अल्फा टाइम्स एक्स वाला और एक एक्स वन प्लस एक्स टू वाला। तो बोला था कि वो लीनियर है ना? वो तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करता। तो लीनियर फंक्शन, लीनियर पॉलिनोमियल, ये सब में डिफरेंस होता है। उतने ज्यादा बेसिक पे या फिर डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, बस ग्राफ कैसा है उसके ऊपर फोकस कर लो कि सर ग्राफ लाइन की तरह बन रहा है या लाइन को टुकड़े टुकड़े में बांट करके बन रहा है। अगर सिंपल लाइन है तो लीनियर है, अगर ऐसे ऐसे बन रहा है तो लीनियर नहीं है वो। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल कंसिडर किया है, आप लोग को चैट बॉक्स भी दिखता है क्या? मुझे आइडिया नहीं, मैंने कभी जूम पे लेक्चर अटेंड नहीं किया किसी का। आप लोग को दिखता है क्या चैट बॉक्स? अच्छा, चैट बॉक्स में इधर उधर मूव करता हूँ तो वो भी आप लोग को दिखता है क्या? चैट बॉक्स में मूव करता हूँ लेफ्ट राइट नहीं, चलो तब ठीक है, तब ठीक है। कि मैं हमेशा इधर से उधर स्क्रीन पे मूव कर रहा हूँ तो मुझे लगा कहीं आप लोग को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही रीड करने में, इसलिए पूछ लिया। चलो, अब ये क्वेश्चन जो यहाँ पर दिए गए हैं, इतना तो पता चल गया सर ये लीनियर नहीं है, पीस वाइज लीनियर हो सकता है, पीस वाइज लीनियर हो सकता है, लेकिन लीनियर तो नहीं है। अब लीनियर नहीं है तो मुझे इनका ग्राफ बनाने में इंटरेस्ट है। किस इंटरवल में ग्राफ बनाना है? क्वेश्चंस को रीड करके देखो, किस इंटरवल में ग्राफ बनाना है। अब तो रिकॉर्डेड में मैं नहीं दिख रहा हूँ क्योंकि उसको मिनिमाइज करके रख रखा है। अगर ओपन करके रखो तो रिकॉर्डिंग में दिखेगा, फिर आपको प्रॉब्लम होती है। किस इंटरवल में बनाना है भाई ग्राफ? जल्दी जल्दी देखो, किस इंटरवल में बनाना है ग्राफ? 0 to 2 and 2 to 4, 0 to 2 and 2 to 4, इन दो इंटरवल के लिए बनानी है। 0 to 2 के लिए, 0 to 2 के लिए फंक्शन क्या है? x। तो सर मैं 0 to 2 के लिए फंक्शन x बना लेता हूँ। सर दोनों टुकड़े जो है ना वो लीनियर वाले ही है, तो मैं दोनों टुकड़े को बना लेता हूँ। अच्छा, दूसरा वाला जो फंक्शन है वो 2 पे क्या वैल्यू देगा? सर 2 पे ये क्या वैल्यू देगा? 2। और ये वाला फंक्शन भी 2 पे क्या वैल्यू दे रहा है? 2। तो ये फंक्शन 2 पे कंटिन्यूअस हुआ ना। सर यहीं से स्टार्ट होगा। 4 पे वैल्यू कितनी दे रहा है? सर 4 पे 0, यहाँ पे आ गया 0 वैल्यू, तो इसको कनेक्ट कर लिया। ये हो गया अपना एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ आ गया। अब देखो मैं I2 सॉल्व करना चाहता हूँ, I2 सॉल्व करना चाहता हूँ। तो I2 के लिए क्या बोला है? सर I2 के लिए बोला है दो इक्वल सब इंटरवल। अगर मैं दो इक्वल सब इंटरवल बनाता हूं तो मैं सर यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लूंगा। मुझे क्या यूज करना है? ट्रेपेजॉइडल रूल। तो ट्रेपेजॉइडल रूल में दो पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करते हैं, दो पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करते हैं। इज देयर एनी एरर? क्या कोई एरर है? क्या कोई एरर है? नहीं। अगर कोई भी एरर नहीं है तो वो एग्जैक्ट वैल्यू देगा, एग्जैक्ट वैल्यू देगा। ट्रू हो गया, ट्रू हो गया। अगर उसी की जगह पे, अगर उसी की जगह पे मैं 3 इंटरवल लेता हूं, अगर मैं 3 इंटरवल लेता हूं और वो भी इक्वल वाला, वो भी इक्वल वाला, ये 2 वाला पॉइंट, अब मैं 3 इंटरवल लेता हूं। सर अगर मैं 3 इंटरवल ले लूं, 3 इंटरवल ले लूं, 1 2 3, ट्रेपेजॉइडल रूल में हमने पढ़ा कि दो पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करते हैं।
तो सर स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट किया, इस इंटरवल में तो कोई एरर नहीं आया। इन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट किया, सर इसके नीचे जो वैल्यू होगा वो कहलाएगा ट्रेपेजॉइडल रूल की वैल्यू, लेकिन ये वाली वैल्यू तो छूट गई। इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो सर फिर से कोई एरर नहीं आया, लेकिन ये वाली वैल्यू तो छूट गई, ये एरर में आ गया, ये एरर आ गया। इट मींस I3 क्या है, एग्जैक्ट नहीं है। I3 is exact, this is false. Which one is the correct answer? B. क्लियर हुआ सबको, समझ में आया क्वेश्चन सबको? अब ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम्स में आते हैं ना तो कर लेना कम से कम। चलो यहाँ पे आओ, मैकेनिकल 2016 का क्वेश्चन है। हमसे बोला है sin x प्लस cos x dx को कैलकुलेट करने के लिए विथ 3 इंटरवल, 3 इंटरवल की वैल्यू यूज करनी है। आप मुझे बताएंगे n की वैल्यू कितनी लेनी है, n की वैल्यू कितनी लेनी है? तो बेसिक से पढ़ते हैं ना तो भी मजा आता है। सर n की वैल्यू 3 लेनी है। आप मुझे बताएंगे स्टेप साइज कितना आएगा, स्टेप साइज कितना आएगा? स्टेप साइज का फार्मूला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई n। तो स्टेप साइज आ गया π/3, स्टेप साइज आ गया π/3। तो मैं x और y लिखकर टेबल बना लूंगा। टेबल कहां से स्टार्ट होगा, लोअर लिमिट से। मैंने यहाँ पर 0 लिखा। नेक्स्ट सर स्टेप साइज ऐड करोगे π/3, नेक्स्ट फिर से स्टेप साइज ऐड करोगे 2π/3, फिर से स्टेप साइज ऐड करोगे 3π/3, इट मींस पाई। क्या ये अपर लिमिट है? यस, मैं यहीं पे रुक जाऊंगा, मैं यहीं पे रुक जाऊंगा। इन सारे पॉइंट पे मैं y की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। y मतलब फंक्शन, ये रहा फंक्शन। फंक्शन में मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं तो क्या मिलेगा, x की वैल्यू 0 पुट करूं तो क्या मिलेगा 1। π/3 का मतलब 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री सर √3/2, cos 60 डिग्री 1/2। ओके, साइन 2π/3 सर √3/2, cos 2π/3 -1/2, साइन पाई 0, cos पाई -1। अब मुझे इंटीग्रेशन बताओ कि 0 to पाई sin x प्लस cos x करता हूं ट्रेपेजॉइडल रूल के अकॉर्डिंग, तो j की वैल्यू कितनी होगी? ट्रेपेजॉइडल रूल मतलब j की वैल्यू कितनी होगी? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 2 into रिमेनिंग टर्म, स्टेप साइज डिवाइडेड बाई 2। सर स्टेप साइज इज π/3, so π/6, स्टेप साइज डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 2 into remaining term, sum of remaining term 1/2, 1/2 cancel, √3/2 plus √3/2 is √3। इसको कैलकुलेट करके डेसिमल में बताओ कितना आएगा। एटलीस्ट 3 डेसिमल प्लेस या 2 डेसिमल प्लेस तो कंसीडर करोगे ही, क्योंकि एरर बोला है इसलिए 2-3 डेसिमल प्लेस तो कंसीडर करना। 2√3 into π/6 कितने आ रहे हैं? 1.813, 1.813। ओके, इसकी एनालिटिकल वैल्यू कितनी होगी, आई की वैल्यू कितनी होगी? आई का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू, साइन का इंटीग्रेशन सर माइनस कॉस, एंड कॉस का इंटीग्रेशन साइन। लिमिट है 0 to पाई, जब पाई पुट करोगे कॉस पाई की वैल्यू -1, सो माइनस माइनस प्लस 1। पाई यहाँ पे पुट करोगे तो 0। लोअर लिमिट के लिए माइनस लगाया, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे cos 0 1, तो ये बना -1, सो माइनस माइनस प्लस 2। एरर कितने हो गए, एरर कितने हो गए? एरर पूछा है ना क्वेश्चन में, एरर। तो एरर मतलब i माइनस जे, आई की वैल्यू 2 एंड जे की वैल्यू 1.813। एरर कितने हो गए? टू 2.000 1.813 781 0.187817।
187 और 817 0.187 0.187 या सो दिस इज द एरर। देखो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें सिर्फ टाइम कंज्यूम होता है और कुछ नहीं है, इसमें कुछ माइंड यूज करना ही नहीं है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, सिविल इंजीनियरिंग 2015 का क्वेश्चन है ये। डेट टाइम पे तो बहुत सारे लोग ये बोल देते थे कि क्वेश्चन ही गलत है, पता नहीं क्यों बोल दिए थे। आप पढ़ के बताओ आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पर बोल दिया है x2 इज ग्रेटर देन x1, मतलब अपर लिमिट लोअर लिमिट से बड़ा है, ये बोल दिया गया है। अब दिया हुए फंक्शन के लिए मुझे पूछा है कि i बड़ा होगा या j बड़ा होगा। सर एक्स स्क्वायर, अगर मुझे ग्राफ पता नहीं हो तो मैं कनकेविटी का हेल्प ले लूंगा, वरना ग्राफ तो एक्स स्क्वायर का इंजीनियर को पता होना चाहिए। एंड दिस फंक्शन इज कनकेव अपवर्ड, एंड कनकेव अपवर्ड फंक्शन के लिए j इज ग्रेटर देन i, कनकेव अपवर्ड फंक्शन के लिए j इज ग्रेटर देन i। सर टाइम नहीं लगा, कॉन्सेप्ट पता हो ना तो टाइम नहीं लगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलो आप मुझे सिर्फ ये बताओगे, कर लोगे क्वेश्चन को, क्योंकि मुझे फार्मूले वाले क्वेश्चन को करने में इंटरेस्ट नहीं होता है, वो आप कर लोगे मुझे इतनी उम्मीद होती है। पॉइंट दिया हुआ है, कर लेंगे ना सर। इसको करते हैं, इसको करते हैं, इसमें पॉइंट नहीं दिया हुआ है, इसमें पॉइंट नहीं दिया हुआ है, इसको करते हैं। मैकेनिकल 2015 का क्वेश्चन है, बोला गया है यूनिट स्टेप साइज। यूनिट स्टेप साइज का मतलब h की वैल्यू कितनी, यूनिट स्टेप साइज का मतलब h की वैल्यू कितनी, h की वैल्यू 1। ओके, मैं यहाँ पे x लिखता हूँ और यहाँ पे y लिखता हूँ। x स्टार्ट कहाँ से होगा सर, स्टार्ट 1 से होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखने के लिए स्टेप साइज ऐड करना होगा, 1 + 1 2। क्या ये अपर लिमिट है? हाँ, मैं यहीं पे रुक गया। फंक्शन में मैंने 1 पुट किया, ये रहा फंक्शन। इस फंक्शन में 1 पुट किया, 1 पुट करने पे कितना बनेगा, ये ln1 की वैल्यू आपको बतानी है भाई, ln1 की वैल्यू 0। 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ln2, 2 टाइम्स ln2। अब ये जो j मुझे मिलेगा ट्रेपेजॉइडल रूल से, जो j मुझे मिलेगा, स्टेप साइज डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 2 इंटू रिमेनिंग टर्म। रिमेनिंग टर्म कुछ है ही नहीं इसलिए क्लोज हो गया। दिस इज नथिंग बट ln2, और ln2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.693। आंसर आ गया। ये भी आसानी क्वेश्चन थे, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन करा दिया कि फंक्शन से कैसे इंटरवल वगैरह जनरेट करते हैं। चलो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ट्रेपेजॉइडल मेथड विद सिंगल इंटरवल, एक ही इंटरवल बोला गया 0 to 1 में एक इंटरवल लेना है। बोला गया है कि ये एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है, किसके लिए दे रहा है, x³ - c(x²) के लिए एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है। तो c की वैल्यू बताओ, c की वैल्यू बताओ। एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है, इट मींस हम लोग क्या बोलेंगे कि i और j दोनों क्या होगा, इक्वल। i और j दोनों क्या होंगे, इक्वल। अगर वो एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है तो i और j क्या होंगे, दोनों इक्वल। तो इसका i कैलकुलेट करते हैं। सो 0 to 1 में i कैलकुलेट करोगे तो x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4, तो 1/4 माइनस x² का इंटीग्रेशन x³/3, तो c/3। ये एनालिटिकल वैल्यू आ गया, इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट वैल्यू बाई ट्रेपेजॉइडल मेथड। ट्रेपेजॉइडल मेथड से एक ही इंटरवल इसमें रखना है, तो उस इंटरवल के लिए स्टेप साइज क्या होगा। अगर इसमें एक ही इंटरवल रखना है तो उसका स्टेप साइज कितना होगा, 0 to 1 के इंटरवल में स्टेप साइज 1 हो जाएगा। तो सर स्टेप साइज डिवाइडेड बाई 2, एक ही इंटरवल है, इट मींस फर्स्ट एंड लास्ट इन्वॉल्व होंगे, बाकी तो कुछ आने वाला नहीं। फर्स्ट टर्म 0 के अकॉर्डिंग आएगा, लास्ट टर्म 1 के अकॉर्डिंग आएंगे। जब मैं इसमें 0 पुट कर रहा हूँ तो सर फर्स्ट टर्म 0, जब मैं इसमें लास्ट पुट कर रहा हूँ तो 1 - c, इससे निकल कर आ गया 1/2 - c/2। इसको सॉल्व करना है सर, इसको सॉल्व करना है तो मैं लिख लूँ c/2
minus c by 3 is equal to 1 by 2 minus 1 by 4 is equal to 1 by 4. C by 6 is equal to 1 by 4. That implies C is equal to 6 by 4. 6 by 4, it means 1.5. 1.5 सही है. देखिए कैलकुलेशन आराम से करो रुमना. आपका कैलकुलेशन मिस्टेक अगर होता है तो उसको आराम से कीजिए. यस 1.5. बोलिए कर लेंगे. कर लेंगे. क्वेश्चन देख लो. मुझे इंटरेस्ट नहीं है इस क्वेश्चन को करने में. 1 to 3 के लिए स्टेप साइज दे दिया, फंक्शन दे दिया, हो जाएगा. मैकेनिकल 2014. मैकेनिकल 2014. क्या ये फंक्शन लीनियर फंक्शन है? क्या ये फंक्शन लीनियर फंक्शन है? नो. तो हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं करने वाले. हम लोग किसकी हेल्प लेंगे? इंटरवल साइज वगैरह जो दिया गया 3 इंटरवल बोला गया है, हम इंटरवल का हेल्प लेंगे. डायरेक्ट सॉल्व करेंगे. दिस इज नॉट अ लीनियर फंक्शन. नॉट अ लीनियर फंक्शन. ये लीनियर फंक्शन नहीं है. बाद में मुझे एक लड़के ने पूछा था कि सर इसको आपने उस वाले कॉन्सेप्ट से क्यों नहीं किया? क्योंकि ये लीनियर नहीं है, इसलिए उस कॉन्सेप्ट से क्यों करूंगा मैं इसको. इसके ऊपर आ जाओ. अब यहाँ पे करते हैं. ये नया टाइप का क्वेश्चन है. यहाँ पर हमसे पूछा है मिनिमम नंबर ऑफ सब इंटरवल. नंबर ऑफ सब इंटरवल का मतलब वो मुझसे पूछा है n की वैल्यू बताओ. नीडेड टू अप्रोक्सीमेट. मुझे इसको अप्रोक्सीमेट करना है विथ एन एक्यूरेसी ऑफ एट लीस्ट 1/3 टाइम्स 10⁻⁻6. मुझे एटलीस्ट इतनी एक्यूरेसी चाहिए. मेथड यूज करना है ट्रेपेजॉइडल मेथड. मेथड यूज करना है ट्रेपेजॉइडल मेथड. आप मुझे बताइए कि मिनिमम नंबर ऑफ इंटरवल एक्यूरेसी का मैंने कोई फार्मूला दिया है? क्या मैंने ऐसा कुछ फार्मूला दिया है रिलेट करने का? नहीं दिया भाई. एक्यूरेसी और नंबर ऑफ इंटरवल के लिए फार्मूला दिया है ना, हम उसको यूज करेंगे. अब मुझे ये चीज बताओ कि अगर मैं कोई फंक्शन लेता हूँ, ठीक है, और वो फंक्शन मैं बोलता हूँ कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, मतलब वो फंक्शन स्मूथ है. अगर इस फंक्शन के लिए मैं ट्रेपेजॉइडल रूल को यूज करता हूँ, मैंने पहले एक ही इंटरवल लिया. अगर एक इंटरवल लेंगे तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करूंगा. मुझे कुछ एरर तो दिख रहा है. फिर मैंने बोला कि मैं 2 इंटरवल लेता हूँ. फिर इन दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट किया, इन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट किया. फिर मैंने बोला 4 इंटरवल लेते हैं. फिर मैंने बोला 8 इंटरवल लेते हैं. फिर मैंने बोला 16 लेते हैं. ऐसे ही इंटरवल में बढ़ाते चला जा रहा हूँ. आप मुझे बताएंगे एरर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? एरर डिक्रीज कर रहा है. नंबर ऑफ इंटरवल बढ़ाने से डिक्रीज कर रहा है. कब? जब फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल हो तब. सर ऐसा क्यों? बाकी सब में कुछ भी हो सकता है क्या? अभी तो एग्जांपल देखा. 2 इंटरवल लिया था, कोई एरर नहीं था. 3 इंटरवल लिया था, एरर आ गया. 4 इंटरवल लेंगे, फिर से कोई एरर नहीं आएगा. 5 इंटरवल लेंगे, फिर से एरर आ जाएगा. मतलब अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो तो सर गारंटी नहीं होती. देखो यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, वी शेप बना रहा है. तो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होते हैं और मैं अगर नंबर ऑफ इंटरवल इंक्रीज करता हूँ तो एरर डिक्रीज करता है. अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहा हूँ उस चीज को लिख कर दिखा रहा हूँ. मैंने लिख दिया यहाँ पर एरर मैक्स, मतलब एक्यूरेसी एरर जो भी दिया रहेगा मैं यहाँ पे लिख लूंगा. मैं इक्वलिटी यूज करूंगा. मैं यहाँ पर मॉड लगा लिया करूंगा. माइनस ऑफ बी माइनस ए अपॉन 12 एच स्क्वायर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ डबल डैश सी. मैं ऐसा लिख लूंगा. मैंने मॉड क्यों लगाया? क्योंकि मैं एरर की मैं बात कर रहा हूँ और एरर एक्यूरेसी किसमें किसको सब्ट्रैक्ट किया मुझे नहीं पता. आई में जे को सब्ट्रैक्ट किया है या जे में आई को सब्ट्रैक्ट किया मुझे नहीं पता.
इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पर मॉड लगा लिया उन चीजों में। ठीक है, मॉड लग गया सब कुछ। ये रहा a का वैल्यू, ये रहा b का वैल्यू, ये रहा फंक्शन का वैल्यू। तो हमारा सबसे बड़ा टास्क होगा फंक्शन के डबल डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू बताना इस इंटरवल a, b में। फंक्शन आपके पास नोन है x e रेज टू x। इसका एक बार डेरिवेटिव किया सर x e रेज टू x प्लस e रेज टू x। इसका डबल डेरिवेटिव किया x e रेज टू x प्लस e रेज टू x प्लस e रेज टू x। x किसको बिलोंग कर रहा है सर? x बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0,1 को। तो इस इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू f डबल डैश x की कितनी होगी? इस इंटरवल में f डबल डैश x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? सर ये इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग, सभी इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो सर 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। अच्छा 0,1 नहीं, इंटरवल 1,2 है, मैंने 0,1 लिख रखा है। इंटरवल क्या है? 1,2 है ना। 1,2 के इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? सर मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 4e²। पुट कर लेना है यहाँ पे। एरर मैक्स मतलब एक्यूरेसी जो दिया हुआ है उसको पुट कर लेते हैं। 1/3 टाइम्स 10⁻⁻⁶ इज इक्वल टू b माइनस a 2 माइनस 1 1, सो 1/12। मुझे h चाहिए या n चाहिए? सर मुझे n चाहिए। तो h और n में कोई रिलेशन है क्या? सर h इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n। तो n की वैल्यू जो हो जाएगी b माइनस a अपॉन h हो जाएगी। n की वैल्यू हो जाएगी b माइनस a अपॉन h। यहाँ पर h है उसको पुट कर लो। b माइनस a कितना आ रहा है? सर b माइनस a आ रहा है 1, तो 1/n। h की जगह में 1/n पुट कर, तो 1/n स्क्वायर। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f डबल डैश c 4e²। अब इससे n निकालनी है, तो मैं लिख रहा हूँ n स्क्वायर इधर लेकर गया, बाकी सब इधर लेकर आ गया। n स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 3 12 4 कैंसिल आउट, सो 1 10⁻⁶ टाइम्स e²। 10⁻⁶ टाइम्स e² आ गया। n की वैल्यू कितनी होगी? सर n की वैल्यू होगी 1000 e। n की वैल्यू होगी 1000 e। ओके, अब इसमें कुछ चीजें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ऑप्शन ऐसे दिए हुए थे 100 e 1000 e 100 एंड 1000, तब तो सर आंसर ये होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में रख दूं 2718 2719 2720 2736, आंसर कौन सा होगा? मैंने आपके चैट बॉक्स में ऑप्शन रीड किया, आपके आंसर देने के तरीकों को रीड किया, उसके अकॉर्डिंग मैंने ऑप्शंस रख दिया है। सर बी बोलेंगे, बी बोलेंगे। क्यों? ई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है वो 2.718 जो हम लोग लिख रहे हैं वो थर्ड डेसिमल प्लेस तक। इसके बाद भी तो कुछ आएगा। अगर आप 1000 ई बोलोगे तो वो 2718 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ और भी आएंगे। मतलब इतने इंटरवल को इंक्लूड करोगे तब जाकर वो 1000 ई बनेंगे, तब जाकर इतनी एक्यूरेसी मिलेगी। मतलब एटलीस्ट मुझे एक इंटरवल को और इंक्लूड करना चाहिए, तो 2719 होंगे, 2719 होंगे। समझ में आ गया सबको? चलो गेट 2002 का क्वेश्चन, कोई पेन नहीं चलाएगा। गेट 2002 का क्वेश्चन कोई पेन नहीं चलाएगा। Trapezoidal method for integration gives exact result when the integrand is a polynomial of degree. सर इंटीग्रैंड की पॉलिनोमियल 0 या 1 हो
इंटीग्रैंड की पॉलिनोमियल 0 या 1 हो तो एग्जैक्ट आंसर देता है। ओके, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं डिग्री ऑफ अप्रॉक्सीमेटिंग पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अप्रॉक्सीमेटिंग पॉलिनोमियल, एंड यहां पर लिखता हूं मैं डिग्री ऑफ इंटीग्रैंड फॉर विच I is equal to Z, एनालिटिकल वैल्यू एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू दोनों इक्वल हो जाए। डिग्री ऑफ अप्रोक्सीमेटिंग पॉलिनोमियल क्या है? अप्रोक्सीमेटिंग पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 1। डिग्री ऑफ अप्रोक्सीमेटिंग पॉलिनोमियल क्या है? 1। और डिग्री ऑफ इंटीग्रैंड फॉर विच इट गिव्स द एग्जैक्ट आंसर इज लेस देन इक्वल टू 1। सर 0 डिग्री एंड 1 दोनों के लिए क्या देता है? एग्जैक्ट आंसर देता है। सो 0 एंड 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डिग्री ऑफ अप्रोक्सीमेटिंग पॉलिनोमियल मतलब किस पॉलिनोमियल की डिग्री से मैं दो पॉइंट को कनेक्ट कर रहा हूँ, दो पॉइंट को कनेक्ट कर रहा हूँ। सिम्पसन्स में वो मजा देगा, तभी मैं बोल रहा हूँ वो अलग अलग चीजें होती है दोनों, इसलिए मैं वहां पर ये चीजें कंसर्न है मेरे ना। चलो इस क्वेश्चन पे आओ। 2005 का क्वेश्चन है, 2005 का क्वेश्चन है, बोला है ट्रेपेजॉइडल मेथड से इसको सॉल्व किया जा रहा है। तो अगर मैं ट्रेपेजॉइडल रूल से सॉल्व करूं तो जो वैल्यू मुझे मिलेगा वो वैल्यू क्या होगा? ऑलवेज ग्रेटर देन 1/3, ऑलवेज लेस देन 1/3, इक्वल टू 1/3, मे बी ग्रेटर और लेस देन 1/3। पेन नहीं चलाना इन सब में। सर जो फंक्शन दिया गया है दैट इज कनकेव अपवर्ड, इंटरवल लोअर कम है अपर ज्यादा है, तो हम लोग बोलेंगे j इज ग्रेटर देन i। आई का मतलब एनालिटिकल वैल्यू, इसका एनालिटिकल वैल्यू कितना होगा? सर इसका एनालिटिकल वैल्यू 1/3 होगा, तो j इज ग्रेटर देन 1/3। टाइम कहाँ लगा? कॉन्सेप्ट पता है तो टाइम कहाँ लगा? चलो ट्राई करोगे आप घर पे खुद से, नहीं तो मैं कल डिस्कस कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने एक एरर वाला क्वेश्चन किया है, मैं चाहता हूँ कि अब एरर वाले क्वेश्चंस आप भी ट्राई करो खुद से, क्योंकि इस पे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं एरर वाले फार्मूले में। अगर सारे क्वेश्चन मैं ही कर दिया तो आपको प्रैक्टिस नहीं मिल पाएगी। फिर ट्राई करो, क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन पूछे हैं, तीनों एक क्वेश्चन मैंने किया है, बाकी 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूंगा। आप मुझे बताओगे इसका करेक्ट आंसर। गेट 2012 का क्वेश्चन ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट फॉर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन? न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का इनमें से कौन सा मेथड नहीं है? स्टार्टिंग का चैप्टर मैंने किया था, वहां पर सारे इंटीग्रेशन वाले मेथड मैंने लिख दिए थे। सर क्रेमर रूल इज अ मेथड टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दिस इज नॉट अ मेथड टू सॉल्व न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। रेक्टेंगुलर रूल यस, ट्रेपेजॉइडल यस, सिम्पसन यस। चलो यहाँ पे आओ। अ कैलकुलेटर हैज accuracy up to 8 digits after decimal place. The value of 0 to 2 pi sin x dx when evaluated using the calculator by trapezoidal rule. उससे बोला है ट्रेपेजॉइडल मेथड का यूज करना है विथ कितने इंटरवल? सर 8 इक्वल इंटरवल का यूज करना है। तो मुझसे पूछा क्या है कि वो वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, इसकी वैल्यू कितनी होगी? करेक्ट अप टू 5 सिग्निफिकेंट डिजिट, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट तक की एक्यूरेसी के लिए मुझसे पूछा है कि इनमें से क्या वैल्यू मिलेगा। मेथड वन यूजिंग फार्मूला। क्या फार्मूले को यूज करके आप सॉल्व कर लोगे? n की वैल्यू दिया गया है, नंबर ऑफ इंटरवल दिए गए हैं, स्टेप साइज फाइंड आउट करोगे, फंक्शन दिया गया है, पुट करोगे, सॉल्व हो जाएगा। यस। कितने टाइम कंज्यूम होंगे भाई? कितने टाइम कंज्यूम होंगे? 1 मिनट, 2 मिनट, कितना लगेगा आपको सॉल्व करने में? 3 मिनट। चलो आपको सॉल्व करने में 2 से 3 मिनट लग रहे हैं।
2 से 3 मिनट लग रहे हैं सॉल्व। क्या ये फंक्शन वेल नोन है आपके लिए? क्या ये जाना पहचाना फंक्शन है? साइन एक्स का ग्राफ पता है? यस सर। मेथड 2, जिसका ग्राफ पता है एक बार उसका ग्राफ बना के मैं चेक तो कर लूं। कितने इंटरवल में डिवाइड करने हैं? 8 इक्वल इंटरवल। सर 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। 8 पार्ट में डिवाइड हो गए। अब 8 पार्ट में डिवाइड करने के बाद मैं 2 पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर रहा हूं। 2 पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर रहा हूं। आप ऑब्जर्व करके बताओ कि क्या निगेटिव एंड पॉजिटिव एरर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है? एग्जैक्टली कैंसिल आउट कर रहा है पॉजिटिव एंड निगेटिव एरर। जितना पॉजिटिव एरर है उतने ही निगेटिव एरर है। मतलब सर एरर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। अगर एरर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है तो ओवरऑल क्या कोई एरर मिलेगा? क्या ओवरऑल कोई एरर मिलेगा? नहीं। जब ओवरऑल कोई एरर नहीं मिलेगा तो दिए हुए कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या आई और जे दोनों इक्वल हो जाएंगे? और सर अगर आई और जे दोनों इक्वल हो गए तो क्या आई की वैल्यू आप इसके लिए बिना सॉल्व किए हुए बता सकते हो? क्योंकि ये तो हम कई बार सॉल्व किए हैं। 0 to 2 पाई में साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा? सर यहाँ से भी पता चल रहा है जितना एरिया ऊपर उतना एरिया नीचे, इंटीग्रेशन की वैल्यू 0। आंसर इज 0। इसमें 2-3 मिनट लगाया। आप बिलीव करो जब आप फार्मूले से सॉल्व करने जाओगे तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ एरर दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि आप क्या गलती करोगे, जैसे ही वहां पे साइन π/4 आया तो साइन π/4 1/√2 होता है। आप क्या गलती करोगे कि कैलकुलेटर में 1/√2 की जो वैल्यू आपको दिख रही होगी डेसिमल में, आप वो डेसिमल नंबर लिख लोगे। और जैसे ही वो डेसिमल नंबर बोले आपने क्या किया? राउंड ऑफ एरर इंक्लूड कर लिया। मतलब आपने राउंड ऑफ किया, ट्रेपेजॉइडल रूल ने नहीं किया, आपने राउंड ऑफ कर लिया और वो राउंड ऑफ एरर इंक्लूड कर गया। और वैसा करने से फिर आपका आंसर मैच नहीं करेगा। वही आप 1/√2 लिख कर करोगे तो सर सॉल्व हो जाएगा, सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर फाइनली 0 मिल जाएगा। सो राउंड ऑफ एरर इज अ डिफरेंट थिंग। राउंड ऑफ का मतलब होता है √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414 समथिंग समथिंग समथिंग। आप क्या ले लेते हो? 1.41। राउंड ऑफ एरर हो गया वो। एक अच्छा क्वेश्चन। अच्छा सबको यूटी पता है? यूटी यूनिट स्टेप फंक्शन। यूटी यूनिट स्टेप फंक्शन पता है? नहीं पता होगा शायद। यूटी का मतलब होता है यूनिट स्टेप फंक्शन। इसकी वैल्यू होती है 1 for t ग्रेटर देन 0 के लिए। t ग्रेटर देन 0 के लिए क्या बोलते हैं कि ये 1 है। और किसी किसी बुक में t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी लिखा हुआ रहता है। दोनों में से जो कंसीडर कर लो, ut की वैल्यू 1। तो यहाँ पे ut लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू 1 और ये बता रहा है कि dx अपॉन dt e रेज टू -2t है for t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। अगर dx अपॉन dt e रेज टू -2t ut है तो dx क्या बन जाएगा? सर dx बन जाएगा e रेज टू -2t dt। अगर दोनों साइड इंटीग्रेशन करो तो मुझे क्वेश्चन को आगे पढ़ना पड़ेगा। बोला ट्रेपेजॉइडल रूल यूज करना है विथ स्टेप साइज 0.1। कहाँ तक लेके जाना है? 0.01 तक ही लेके जाना है। मतलब एक ही स्टेप रखने हैं, 0 to 0.01 तक लेके जाना है। 0 पे कुछ बताया है क्या कि x की वैल्यू कितनी है? सर 0 पे x की वैल्यू 0 है। अब 0.01 पे मुझे x की वैल्यू पूछा है। x की वैल्यू 0.01 पे पूछा है। t की वैल्यू 0.01 है तो x की वैल्यू क्या होगी? t की वैल्यू 0.01 है तो x की वैल्यू क्या होगी? इस साइड में इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा x 0.01। और इस साइड में मुझे क्या बोला? ट्रेपेजॉइडल रूल लगाने के लिए। इसमें ट्रेपेजॉइडल रूल लगाएंगे तो स्टेप साइज डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट टर्म 0 पुट करेंगे 1 प्लस लास्ट टर्म सर 0.01 पुट करेंगे तो -0.02। सॉल्व करो और बताओ कितनी आ रही है ये वैल्यू। मैं ये क्वेश्चन इसलिए करा दिया क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल dx अपॉन dt लिख के छोड़ देते हैं, फिर समझ में नहीं आ रहा है इंटीग्रेशन कहाँ गया। ट्रेपेजॉइडल रूल बोला था, इंटीग्रेशन में अपने को एडजस्ट करना है। फाइनल आंसर बोलो।
9.9। सबका आंसर अलग अलग आ रहा है। 0.99 तो ऑप्शन में भी नहीं। e रेज टू -0.02 उसमें 1 ऐड कीजिए, उसको 0.01 से मल्टीपल कीजिए, डिवाइडेड बाई 2 कीजिए। 0.00099 0.0099 कौन सा होगा सर? सी होगा आंसर, सी होगा आंसर। देखो क्या बोला है, एरिया बॉन्डेड बाय द कर्व y is equal to 1 minus x square and the x-axis from x is equal to -1 to x is equal to 1 using the trapezoidal rule with a step length h is equal to 0.5। एरिया बोला है, इसलिए मुझे ये कंफर्म होना चाहिए कि कहीं कुछ पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे तो नहीं है, क्योंकि अगर एक्स एक्सिस के नीचे रहा तो सर मुझे कंसर्न हो जाएगा। फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स एक्सिस को किन पॉइंट पे कट करेगा, वाई एक्सिस को किन पॉइंट पे कट करेगा। अगर वाई एक्सिस पे मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूं तो एक्स की वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी, ऐसा कर्व मुझे मिल रहा होगा। ये वाला पॉइंट -1 है, ये वाला पॉइंट +1 है, और ये वाला पॉइंट x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस। मुझे एरिया बोला है -1 से +1। सर मुझे ये वाला एरिया बोला है ना, ये वाला एरिया बोला है, लेकिन मेथड कौन सा यूज करना है? ट्रेपेजॉइडल। सर ट्रेपेजॉइडल का फार्मूला यूज कर लेंगे अपन, है ना, ट्रेपेजॉइडल का फार्मूला यूज कर लेंगे, वो एरिया ही देगा। इंटीग्रेशन जो आएगा वो एरिया ही देगा, क्योंकि वो तो ऊपर वाले में ही है ना। कितने इंटरवल बनेंगे सर? 4 इंटरवल बनेंगे, 4 इंटरवल बनेंगे। कर लोगे? एरर तो है ही, कर लोगे? यस, ये देख लो, हो जाएगा। 2 सेगमेंट मतलब n की वैल्यू 2, 2 सेगमेंट मतलब n की वैल्यू 2। देखो किसके ऊपर है ये क्वेश्चन? एरर मैक्स का फार्मूला। और इसमें तो सर मुझे एफ डबल डैश एक्स की मैक्सिमम वैल्यू भी दे दिया है। इस क्वेश्चन में तो एफ डबल डैश एक्स की मैक्सिमम वैल्यू भी दे दिया कि इस इंटरवल में कितने हैं, एक्यूरेसी भी दे दिया। मुझसे क्या पूछा? नंबर ऑफ सेगमेंट। नंबर ऑफ सेगमेंट मतलब नंबर ऑफ इंटरवल, मुझे नंबर ऑफ इंटरवल फाइंड आउट करने हैं। एरर मैक्स का फार्मूला यूज करोगे, ट्राई करोगे, नहीं सॉल्व होगा पूछ लोगे। देखो इसको देखो, स्टेप साइज बताओ कितना है इस क्वेश्चन में, स्टेप साइज देखकर बताओ कितना है इस क्वेश्चन में। बहुत ही आसान है सर, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 स्टेप साइज बने, हो जाएगा आपसे। अब सिम्पसन्स 1/3 रूल पे जाने के पहले, उस रूल पे जाने के पहले एक क्वेश्चंस मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, मुझे सॉल्व करने हैं इंटीग्रेशन 0 to 10 f of x dx। मुझे बोला गया है कि यूज जो करना है वो ट्रेपेजॉइडल मेथड का यूज करना है, ट्रेपेजॉइडल मेथड का यूज करना है। यहाँ पे x लिखा हुआ है, यहाँ पे f of x लिखे हुए हैं, 0 1 2 3 4
6 8 10 2 3 5 8 6 4 3 2। इस क्वेश्चन को ट्रेपेजॉइडल मेथड से सॉल्व करने के लिए बोला गया है 0 to 10 के इंटरवल को करने के लिए। आप मुझे बताएंगे यहाँ पर स्टेप साइज कितना है? स्टेप साइज कितना है? इक्वल नहीं है, वही मैं सुनना चाहता था। सर अगर मैं यहाँ से यहाँ देखूं 1 1 1 1, लेकिन सर यहाँ से 2 2 2 हो रहा है, तो मैं फार्मूला यूज करने के पहले इंटीग्रेशन को कुछ वैसे स्प्लिट कर लूंगा जिसमें कि मुझे इक्वल इंटरवल बनता हुआ दिख जाए। तो दिए हुए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे इंटीग्रेशन को 0 to 4 f of x dx प्लस 4 to 10 f of x dx ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेना पड़ेगा। इस वाले पार्ट को जब सॉल्व करेंगे तो इसके लिए h की वैल्यू कितनी होगी? 1। दूसरे वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो इसके लिए h की वैल्यू कितनी होगी? 4 to 6 6 to 8 8 to 10 2। अब कर लोगे इसके क्वेश्चंस को? अब कर लोगे इसके क्वेश्चंस को? यस, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेपेजॉइडल रूल खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिम्पसन्स 1/3 सिम्पसन्स 3/8 दोनों कवर कर लेंगे। दोनों हम एक ही क्लास में कवर कर लेंगे। और ट्रेपेजॉइडल के क्वेश्चंस अभी आपको और भी दिखेगा। देखो जैसे यहाँ पे ट्रेपेजॉइडल आ रहा है, मतलब दोनों ही मेथड को मिक्स किया हुआ रहेगा, उससे हम लोग लर्न करेंगे। आज हमने जितना कॉन्सेप्ट किया है उसको एक बार रिवाइज करो। देखो जो मैंने बात किया ना, आपको रिसेंटली पूछा था केमिकल 2020 में, क्या बोला है? सिम्पसन्स 1/3 यूज करने के लिए। इंटरवल साइज सेम है क्या? इंटरवल साइज सेम है क्या? नहीं, यहाँ पे सर 2 2 का गैप है, यहाँ पे सर 10 10 का गैप है ना। तो अपने को हमेशा ध्यान में रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट 2020 में गलत करके गए थे। चंद्र थोड़ा आज बिजी था, बाहर निकला हुआ था मैं, इसलिए अपलोड नहीं कर पाया मैं लेक्चर को। मैं कर दूंगा मैं सब। सर सिग्निफिकेंट डिजिट वाला एक बार फिर बता दीजिए। सिग्निफिकेंट डिजिट वाला कौन सा क्वेश्चन से बोलूं? एरर वाला बोल रहे हो रिकेश, या कैलकुलेटर वाला बोल रहे हो? कैलकुलेटर वाला, ठीक है। कहाँ गया वो क्वेश्चन? नीचे ही होगा। ये वाला। जैसा कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है ना, वो वेल नोन फंक्शन है। वेल नोन फंक्शन है, तो मैंने क्या किया कि उसका ग्राफ बना लिया। मुझे जितने इंटरवल की बात किया था मैंने उसको उतने इंटरवल में डिवाइड कर लिया। 8 इंटरवल बोला था मैंने, 8 इंटरवल में डिवाइड कर दिया। जब मैंने यहाँ पर दो पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट किया तो हमें कुछ ऑब्जर्व हो रहा है कि यहाँ पे कुछ वैल्यूज ऊपर में पॉजिटिव की तरीके से छूट रही है। उसी तरीके से नीचे कनेक्ट करेंगे तो नीचे में भी तो उतनी ही निगेटिव वैल्यू छूटेगी। तो जितनी पॉजिटिव वैल्यू एरर में आ रहा है उतनी ही निगेटिव वैल्यू एरर में आ रहा है। तो निगेटिव एरर और पॉजिटिव एरर दोनों को कैंसिल आउट कर दिया। ये रहे एरर, उतने ही एरर सर मुझे यहाँ पे भी मिलेगा। दोनों ही एरर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लिया। जब एरर कैंसिल आउट हो गया है तो क्या मैं बोल दूं कि आई और जे दोनों इक्वल आएंगे? रिकेश, सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या है? अरे रे रे मेरे भाई, सिविल में हो मैकेनिकल में हो?
किसमें ब्रांच क्या है आपका? मैकेनिकल। मैकेनिकल में बिना सिग्निफिकेंट डिजिट के कैसे वर्क कर रहे हो भाई? √2। चलो आप मुझे बताओगे √2 की कैलकुलेटर पे वैल्यू फाइंड आउट करके कि इसकी वैल्यू कितनी बता रही है आपने? 7-8 डिजिट बता दो कितनी आ रही है। 1.414 1.41421356 ये रहा। अगर मुझसे इसमें पूछेगा कि √2 की मुझे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक बताइए, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक बताइए, तो सिग्निफिकेंट डिजिट हम लेफ्ट हैंड एंड से काउंट करते हैं, नॉन जीरो डिजिट से स्टार्ट करते हैं। तो नॉन जीरो डिजिट से स्टार्ट करेंगे। सर ये नॉन जीरो डिजिट है 1.41, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए 1.41। अगर वही कुछ जीरो से स्टार्ट हुआ होता 0.414 ऐसे, तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट 0.141 लिखे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट 1.41 की तरह से लिख रहे हैं। तो वही यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट बोला है, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट। ओके, सिग्निफिकेंट डिजिट पे भी पीएससी के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं। पीएससी के एग्जामिनेशन में सिग्निफिकेंट डिजिट पे क्वेश्चंस आते हैं, देख लेना। इस पे पूरा एक चैप्टर बनता है, बहुत सारे रूल हैं। मैंने जो बताया सिर्फ उतना ही नहीं है, बहुत सारे रूल हैं उसके ऊपर, तो उसको एक बार कवर कर लेना। पीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसके। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिम्पसन्स रूल को कवर कर रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चंस जो भी लेटेस्ट वाले हैं भाई मेरे 2020 तक के क्वेश्चंस इस पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद 21, 22 वाले पेपर डाउनलोड करके कम से कम उनके क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस कर लो कि गेट के जो क्वेश्चंस हैं ट्रेपेजॉइडल रूल पे वो आपसे सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, बाकी तो क्वेश्चंस मैंने मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सब कुछ मैंने करा रखा है, क्वेश्चन रुकेगा नहीं। सिम्पसन्स रूल कल स्टार्ट करेंगे। चलो, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।